हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एमए सोशियोलॉजी, यानी एमए का जो सोशियोलॉजी है R425 यानी 425 है, सकारात्मक सामाजिक सिद्धांत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम करेंगे इमाइल दुखमी। देखिए, इमाइल दुखमी जो है 11th क्लास के बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमें सिर्फ टॉपिक से मतलब होना चाहिए, क्लास से नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ये बच्चों की डिमांड पे जो है एमए के सोशियोलॉजी का जो है सिलेबस बनाने की कोशिश अग्रसर हुआ हूँ, क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर का सिर्फ एक ही विचार है कि वो बच्चों के साथ चलता है। जैसा बच्चे का डिमांड होता है वैसा मैं कार्य करते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो था आपके, लेकिन एक बात जो मैं इंपॉर्टेंट जो मैं हमेशा कहता हूं, जिस पे आपको विचार भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी दोस्तों सदैव खतरनाक होता है। अधूरा जानकारी देख के जाओगे, आधार समझ के जाओगे, तो एग्जाम में पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो आपको तो पता अब लग ही चुका है कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है सदैव बच्चों के हित के लिए कार्य करता है और बच्चों के साथ ही चलता है। तभी तो एमए तक के सिलेबस को जो है कवर करने के लिए अब अग्रसर हुआ है। तो इसलिए जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो जो है मेरा जो है मनोबल नहीं बढ़ेगा और शायद मैं आपके लिए कार्य न कर सकूं। अगर आपने मेरा मनोबल बढ़ाओगे तो सदैव जो है त्रिपान स्टडी सेंटर आपके लिए अग्रसर रहेगा और आपके लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए। आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर 8, 9, 10, 11, 12 सीबीएसई सिलेबस को कवर करता है, प्लस 10th एनआईओएस बोर्ड का भी +1 जो है 10th और +2 को भी कवर करता है। साथ में जो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक कवर करता है। अब डिमांड पे जो होता है एमए के भी कुछ सिलेबस को कवर करेगा। तो इतनी विस्तृत होने के लिए आपका भी सहयोग की आवश्यकता है। तो इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और इसको जो है त्रिपान स्टडी सेंटर को जो है सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर के नया वीडियो आप तक पहुंचेगा और आपको मिलेगा। कौन सा वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा शायद आपको भी पता ना हो। अगर सब्सक्राइब करके रखिएगा, थोड़ा देखिएगा, समझिएगा, क्या पता वो आपके लिए हो। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़िए। जितना जुड़िएगा त्रिपान स्टडी सेंटर उतना बड़ा होता जाएगा। ठीक है, ये तो था आपके लिए। देखते हैं हमारा टॉपिक में आज क्या है। हम जो करेंगे इमाइल दुखमई। देखिए, इमाइल दुखमई जो है काफी इंपॉर्टेंट है, कई क्लास 11वीं क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि इमाइल दुखमई के बारे में आ जाता है, जीवन के बारे में या उनके थ्योरी के बारे में। तो बहुत जगह जो है ये काफी उपयोगी है। इमाइल दुखमई जो थे, कहते हैं वो जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। उनका विचार का धारा जो था सामाजिक की प्राकृतिक के साथ साथ सामाजिक विज्ञानिक ढंग के नियमों के विषय में भी उन्होंने काफी सूझबूझ दिखाई थी। ठीक है, उन्होंने जो है अपनी सारी सूझबूझ जो है सामाजिक सूझ और बुद्धि में दुखमय की ओर से ही अपनाए गए थे। तो उनके कई नियम भी बनाए गए। उन्होंने बहुत से नियम बनाए जो समाज पर आधारित थी, जो समाज में घटना घटती है उन सब विचारधाराओं में से था। तो कहते हैं, साफ शब्दों में बात कहा जा सकता है कि महान विचारक, दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री और समाज शास्त्री दुखमी का जो जन्म 14 अप्रैल 1858 ईस्वी में फ्रांस के विख्यात नगर एपिनॉल में हुआ था। यानी इनका जन्म जो हुआ था फ्रांस के विख्यात नगर एपिनॉल में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा जो था दुखमी ने एम्पियंस में ही प्राप्त किया था। आगे की पढ़ाई के लिए दुखमी जो है पेरिस चले गए, यानी पेरिस में जो था उनका आगे का शिक्षा जो था हुआ। यहाँ इकोनॉमिक्स अकादमी यानी कॉमिक्स अकादमी की जो दुखीम ने जो है उच्च शिक्षा प्राप्त किया। फिर और आगे का अध्ययन करने के लिए दुखमी ने जर्मनी चले गए। उस समय जो है संस्कृति, मानव शास्त्र और जो है इसमें राष्ट्रीय अर्थशास्त्री, लोक मनोविज्ञान आदि विषय में जर्मन विचारधारा से ओतप्रोत थे, जिनका जो है ने गहरा अध्ययन किया। प्रसिद्ध विद्वान अगस्त काम्टे एवं विलियम्स वुड के निबंध का अध्ययन करके दुखमई बहुत ही प्रभावित हुए। वह समाज शास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में देखना चाहते थे। उसे सबसे बड़े फ्रांसीसी जो समाजी विचारकों में से एक माना जाता है, यानी फ्रांसीसी विचारों में से सबसे बड़ा उनको माना जाता है। इसका नंबर जो है अगस्त काम्टे के पश्चात आता है, यानी अगस्त काम्टे को फादर कहा जाता है। तो इन्होंने जो है इसको काफी विस्तृत करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। दरअसल ये फ्रांस का प्रथम अकादमिक समाज वैज्ञानिक है जिसमें काम्टे और सैम्पर के सामाजिक विचारों की व्याख्या की और उन्होंने विकसित किया था। उन्होंने जो है मैनिस की ओर से प्रस्तुत किए गए कानूनी यपों को जो है कार्यान्वित किया और ग्रैपल ट्रेड की आंतरिक थ्योरी यानी इंटरेक्शन थ्योरी की विस्तार सहित व्याख्या भी किया। उसने उस समय की सामाजिक वैज्ञानिक थ्योरियों को वैज्ञानिक तथा तथ्यात्मक आधार प्रदान भी किया।
यानी तथ्यात्मक का अर्थ यही होता है कि तथ्यों से यानी रूल रेगुलेशन से उसको बढ़ाने की कोशिश किया। तथ्य जो विचारधारा थी उन पर आधारित अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण द्वारा जो दुर्खिमय समाज विज्ञान के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में सफल हुआ और अपने समय के समाज विज्ञान के मध्य एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त भी करने में सफलता प्राप्त की है। कहते हैं कि उनकी विचारधारा इतने विस्तृत थे कि उस समय के जो है सारे लोगों ने इनका समर्थन भी किया था। उसने पेरिस में शिक्षा प्राप्त की और जर्मनी में समाज विज्ञान और संस्कृति जो है थेरोपोलॉजी का अध्ययन भी किया। कुछ समय तक उन्होंने है बोर्डेक्स विश्वविद्यालय में समाज विज्ञान का अध्यापक भी रहे। कहते हैं 1893 ईस्वी में उसे एक थीलेस या डिवीजन ऑफ लेबर के लिए जो है पीएचडी की डिग्री प्राप्त की गई। यानी डिवीजन उन्होंने लिखा था, डिवीजन ऑफ लेबर के लिए उनको पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त किया। और 1897 में वो इकोनॉमिक्स सुपरमेंस प्राइज में दाखिल हुआ, जबकि फेस्टल डिक्लोजस इसका डायरेक्टर था। इसके पश्चात वो जर्मनी गया और वहां पर अध्ययन भी किया। बोर्डेक्स में समाज विज्ञान के अध्ययन के पश्चात दुर्खिम पेरिस विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए। कहते हैं कि इमानुएल दुर्खिम की रचना यानी वर्क ऑफ इमानुएल दुर्खिम अगस्त काम्टे का उत्तराधिकारी ही माना जा सकता है और ड्रेस स्पेस से भी प्रभावित हुआ था। उसकी रचनाएं से ज्ञात होता है कि उसने यह रचनाएं बहुत ही गहरे अध्ययन के पश्चात लिखी थी। उन्होंने विभिन्न समाज शास्त्र को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत भी किया था। कहते हैं उन्होंने बहुत से लिखा था, सोशल डिवीजन ऑफ लेबर, रूल ऑफ सोशियोलॉजी मेथड, द सुसाइड, द एलिमेंट फोर्स ऑफ रिलीजन लाइफ, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, एजुकेशन ऑफ मोरल्स। यानी सारे के सारे जो किताब साथ थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इस सभी पुस्तकों में जो है दुर्खिम ने शिक्षा, फिलोसफी और नैतिकता का समाज विज्ञान दृष्टिकोण को अध्ययन किया। दुर्खिम की रचनाओं में जो है समाज विज्ञान की थ्योरी पर विचार भी किया गया। दुर्खिम एक महान सिद्धांतवादी और अपने विचार के लिखित रूप देने में सक्षम महान फिलोसफर था। कहते हैं द सोसाइटी को उसकी जो है क्लासिकल रचना माना जाता है। इसके उनके अन्य पुस्तक भी समाज विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक स्थान रखती है। तो सबसे पहले तो हम करेंगे, उसके बाद समाज विज्ञानिक ढंग का नियम। देखिए ये रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। दुर्खिम के अगस्त काम्टे का उत्तराधिकारी माना गया है, यानी दुर्खिम को अगस्त काम्टे का जो है उत्तराधिकारी माना भी गया है और इस बात पर संदेह भी नहीं किया जा सकता कि उसने अपनी पद्धति का निर्माण करते समय जो है काम्टे के बहुत कुछ ग्रहण भी किया होगा। अपने जो प्रत्यक्षवादी पद्धति यानी शास्त्र और पॉजिटिव मेथोडोलॉजी के अनुसार दुर्खिम के विचार में केवल समाजशास्त्र ही संपूर्ण समाज के वैज्ञानिक पद्धति की व्याख्या कर सकता है। मनोविज्ञान के नियमों के द्वारा जो है सामाजिक घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। सामाजिक घटनाओं द्वारा जो है मनोवैज्ञानिक नियमों का व्याख्या भी की जा सकती है। काम्टे की भांति जो दुर्खिम ने भी पद्धति और निर्धारण का और कहा ऑब्जेक्टिव मोस्ट फॉर द बेस ऑफ द स्टडी ऑफ द सोशल फैक्ट। यानी इसी कारण उसने काम्टे और स्पेंसर की पद्धति को भी दोषपूर्ण बताया। वह अपने अध्ययन को सामाजिक तथ्यों पर आधारित करने में असफल रहे थे। दुर्खिम ने अपने अध्ययन को जो है धारणाओं की अपेक्षा सामाजिक तथ्यों पर आधारित किया। उसकी पद्धति वैज्ञानिक प्रक्रिया और तत्व पर आधारित है, जिनके द्वारा जो है समाज विज्ञानिक प्रक्रिया के लिए सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना संभव है। इसी कारण उसे वैज्ञानिक जो है ऑब्जेक्टिविस्ट कहा जाता है। दुर्खिम ने स्वयं को ऑब्जेक्टिविस्ट माना तथा वह जो है समाज विज्ञान के अध्ययन को सामाजिक तथ्यों पर आधारित करना चाहता था। इन ब्रांच ने ठीक ही कहा था उसके शब्दों में कि एज द सोशल साइंटिस्ट ऑफ द पॉजिटिवली पर्सनल दुर्खिम could not be failed to be support the position that science could be provide a new and quite adequate ways of the social organizations। यानी साफ शब्दों में इनका विचार जो था, दुर्खिम ने कहा है कि व्यक्तियों के जो है व्यक्तिगत व्यवहार और सामाजिक व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो बात तो साफ शब्दों में सही भी है, क्योंकि सामाजिक और रचना संबंधी मतलब तथा सामाजिक व्यवहार के कारण है जिन्हें वस्तु मानकर देखा परखा जा सकता है। तो ये तो साफ शब्दों में उन्होंने बात को स्पष्ट दिया था। इन वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा ही सामाजिक नियमों की रचना की जा सकती है। यह सामाजिक नियम हमारे व्यवहार को इस प्रकार नियंत्रित करते हैं कि हमें अप्रत्यक्ष जो होती है असहज नहीं होती है, यानी प्रत्यक्ष असहज नहीं होती है। यह सामाजिक तथ्य हमारी इच्छाओं की उपज नहीं होती हैं, वह तो व्यक्तियों के बाहर होते हैं, वह सामाजिक कारणों तथा परिस्थितियों से उत्पन्न होती है। देखिए दोस्तों, कोई भी घटना जो घटती है वो इंसानों की इच्छाओं से उत्पन्न नहीं होती है। कोई व्यक्ति को चाहे अच्छा बनना हो चाहे बुरा बनना हो, वो समाज बनाता है, उनको वो परिस्थिति बनाता है जिस परिस्थिति में वो रहता है।
ठीक है, कोई जो होता है माँ के गर्भ से ही कोई गलत इंसान जन्म नहीं लेता है, वो तो समाज में रह के समाज की प्रतिष्ठा और समाज के जो है दृष्टिकोण के शिकार होता है और उसी बेस पे जो है वो अपना जीवन को ढाल लेता है। यानी कह सकते हो साफ शब्दों में कि परिस्थिति जो होता है इंसानों को बदलता है और इंसानों के जो विचारधारा को भी चेंज करता है। गैर सामाजिक तथ्य सामाजिक परिवेश की प्रभावित करते हैं। देखिए, जो गैर सामाजिक तथ्य होते हैं, यानी यहाँ पर साफ शब्दों में कहा जाता है कि जो बुरे लोग होते हैं, टेररिज्म होते हैं, आतंकवाद होते हैं, यानी गैर सामाजिक तथ्य जो समाज में से नहीं होते जुड़े हुए, समाज से बाहर होते हैं, उन सामाजिक परिवेश को प्रभावित करते हैं, यानी समाज को वो बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। कहते हैं जनसंख्या के आकार तथा घनत्व श्रम विभाजन की गति प्रदान करती है। जो जनसंख्या के आकार घनत्व जो है जो श्रम विभाजन को गति प्रदान करती है, जितना बड़ा जनसंख्या होगी उतना बड़ा ही श्रम का जो है विभाजन होगा। दुर्खिम जो है श्रम विभाजन को सामाजिक एकता का कारक मानती थी। उनका विचार था कि श्रम विभाजन जो है सामाजिक एकता है। समाज विज्ञान के अध्ययन की जो है नींव काम्ते की ओर से स्थापित विज्ञान लाइनों पर टिकी हुई है कि कई वर्ड जो थे अगस्त काम्ते ने वैज्ञानिक तथ्यों पे ही रखे थे, जिससे है दुर्खिम ने आगे चलाया। दुर्खिम जो थे इसे आगे बढ़ा के उसको आगे प्रफुल्लित भी किया। उसने कहा कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वचन यानी ऑब्जर्वेशन और प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल पर आधारित किया जाना चाहिए। तो कहते हैं, देखिए दोस्तों, समाज में हर चीज का जो है अध्ययन करना संभव नहीं है, क्योंकि इस समाज में वो चीज पाया जाता है लेकिन दूसरे समाज में वो चीज पाया जाना संभव नहीं है। तो इस बात पे जो है आधारित कहा था, लेकिन इस बात को उन्होंने साफ शब्दों में कहा भी था कि शुड बी अ फ्री फ्रॉम टू पर्सनल लाइक एंड अदर जो है ऑब्जेक्टिव्स एलिमेंट एंड फैक्टर। तो ये जो काम्टे का था साफ शब्द था। कहते हैं एडमॉसन ने अपनी पुस्तक डेवलपमेंट ऑफ सोशल थॉट में दुर्खिम की पद्धति का विश्लेषण इन शब्दों में भी किया है, जो साफ शब्द बताता है। यानी इसके अनुसार सब प्रकार की भावनाएं एवं व्यक्तिगत जो है पसंदों को पृथक रखा जाए, यानी आपका अपना व्यक्तिगत पसंद अलग होना चाहिए। जो मैं अभी कुछ देर पहले भी कहा था, कोई सरकार जो होती है निजी नहीं होती है, वो सार्वजनिक होती है। तो जब भी आप कुछ लिखते हो, कुछ करते हो, तो उसमें आपकी भावनाएं एवं व्यक्तिगत पसंदों को आपको अलग रखना पड़ेगा। आपको उस समय वो वर्ड बोलने पड़ेंगे जो समाज के लिए उचित हो और मान्य हो। अध्ययन के उद्देश्य को जो पूर्व ही स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया जाए और सामने डाटा और अथवा उससे भिन्न डाटा को भी पूर्व की परिभाषित किया जाना चाहिए। वह कम्युनिकेटिव वेरिएशंस के ढंग पर विशेष बल देती थी। इसमें जो था जो हेमग्रेट विल्सन वाइकल ने साफ शब्दों में कहा था कि समाज शास्त्रीय पद्धति शास्त्र में जो है दुर्खिम की निरंतर रुचि और समाज शास्त्र में जो है तुलनात्मक विधि और कार्यवादी दृष्टिकोण के समर्थक ने अनुसाधात्मक और व्यवहारिक दोनों ही पक्ष पर प्रभाव पड़ा है। Is a constant interest in the methodology and is the advocates of their comparative method and a functionally approach in the sociology has left their mark in both research and थ्योरी। तो ये साफ शब्द में उन्होंने जो था जो हेमग्रेट ने थे कहा था। दुखमय ने सामाजिक तत्वों की विशेषता यह बताई कि इसका जो है अवलोकन किया जा सकता है और दुर्खिम ने जो है समाज शास्त्र को सामाजिक तथ्यों का विज्ञान ही कहा, क्योंकि समाज शास्त्र जो है सामाजिक तथ्यों यानी समाज पे ही आधारित एक तथ्य विज्ञान है। उसके पश्चात था सामाजिक तथ्यों का महत्व। देखिए दोस्तों, आखिर सामाजिक तथ्यों का जो है हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, आखिर दुर्खिम ने ये बात को क्यों लेके चले, ठीक है, और किस बात पे उन्होंने किया। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों पर भारी बल दिया था। उन्हें समाज विज्ञान का अध्ययन भावनाओं और विचारों और कल्पना आदि की सहायता से नहीं किया। तो ये तो जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था। मैंने कहा था ना कि कभी भी व्यक्ति को जो है निजी नहीं बनना चाहिए, सार्वजनिक बनना चाहिए। उनको अपनी अनुभव नहीं देना चाहिए, उनको जो है जो भावनाओं और विचार कल्पना आदि से दूर रहना चाहिए, परहेज करना चाहिए। तभी जो है वो समाज को सही प्रस्तुत कर सकते हैं। समाज में सिर्फ हमें अपने नहीं देखना है, हमने वो प्रत्येक व्यक्ति की समस्या देखना है जो समाज में रहते हैं, जिनकी समस्याओं से हमें अवगत होने की आवश्यकता है। कहते हैं बल्कि उसका कहना था कि यह अध्ययन व्यक्तिगत तत्वों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, यानी आप अपने व्यक्तिगत घटनाओं से, क्योंकि समाज में भी कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, किसी के पास सारे सुख सुविधाएं होती है तो किसी बार कोई सुविधाएं नहीं होती। अगर आपके पास सारे सुविधाएं होंगे तो समाज को तो आप सही वर्णन कर ही नहीं सकते। कहते हैं ना, जो झेलता है समझता है वही जो है सही रूप भी समाज को दे सकता है।
दुर्खिम ने साफ शब्दों में भी कहा था कि उनका था कि उनको भावना और विचार और कल्पनाओं से परे होना चाहिए। उसने इस विषय में आगे भी लिखा था कि स्टडी ऑफ द इंडिविजुअली ऑन देयर बेस ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंस इन द ड्रोवेन, इट इज द स्टडी ऑफ द ग्रुप ऑफ द सोसाइटी विच इज इम्पोर्टेंट। तो ये भाई देखिए कहा गया ना, इंडिविजुअली नहीं होना चाहिए, पर्सनली नहीं होना चाहिए। उसने अपनी पुस्तक रूल ऑफ सोशियोलॉजी मैथड में कहा था कि यदि हम अपना अध्ययन व्यक्तियों के अध्ययन से आरंभ करें तो हम यह समझने के योग्य नहीं हो सकेंगे कि एक समूह में क्या हो रहा है। दुनिया में समाज विज्ञान और समाज विज्ञान में वही बड़ी निरंतरता होती रहती है यथा बायोलॉजी एंड फिजिक्स एंड जो है केमिकल साइंस के मध्य होती है। दुखमय के विचार का मूल्य आधार सामाजिक तथ्य अथवा घटनाएं ही थी। उसने जो है दुर्खिम ने साफ शब्दों में कहा था, उन्होंने साफ बहुत सी किताब ऐसी लिखी थी जो समाज में होने वाली घटनाओं पर आधारित थी। ठीक है, कहते हैं समाज में जो घटनाएं घटती है उसको इन्होंने तथ्य बनाया था, उन्होंने अपना टॉपिक इसी चीज को बनाया था। इन तथ्यों के आधार पर जो दुर्खिम ने यह सिद्ध किया कि समाज शास्त्र मानवीय जीवन की समस्याओं के विषय में केवल जो सैद्धांतिक चिंतन ही नहीं करता है बल्कि वह व्यवहारिक शास्त्र है। इसका संबंध तथ्यों से होती है। सामाजिक तथ्यों का अध्ययन के लिए जो दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को दो श्रेणियों में रखा था, एक था बाहरीपन, एक था दबाव। ठीक है, ये बाहरीपन और दबाव जो था उसके लिए विशिष्ट था और उसी बात पे वो आगे बढ़ा भी। दुर्खिम के अनुसार जो है सामाजिक घटना वस्तु तथा सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में जो है व्यक्तित्व असंबंधियों है और जो है सामाजिक विशेषताओं तथा घटनाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है, जो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि घटनाओं के अध्ययन में व्यक्ति और असंबंधित और सामाजिक विशेषताओं घटनाओं का अध्ययन किया जाना ही इनका परम धर्म था और यह अध्ययन इन कार्यों से जुड़ने का प्रयत्न भी करता है कि सामाजिक तथ्यों को निर्धारित और प्रभावित करते हैं। इन्होंने बहुत सी बात जो था इनके साफ शब्दों में कहा भी था। सबसे पहले उन्होंने बाहरीपन लिया था। बाहरीपन के आधार पर जो है इमाइल दुर्खिम ने जो एजेलिक्स रियलिज्म की धारणा का विकास किया था। रियलिज्म जो था, रियलिज्म भी हमने किया था और रियलिज्म जो थी बहुत इंपॉर्टेंट भी थी। ठीक है, अगर आप देखोगे जो मेरे वीडियो सब होंगे उसमें देखोगे तो आपको रियलिज्म के बारे में विस्तार से आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे ने सब्सक्राइब किया उनको सभी वीडियो जो है वीडियो वाले में दिखेंगे, जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब शायद उनको न दिख पाए। तभी तो कहता हूँ हमेशा सब्सक्राइब करके रखो, आपको जो है आपके रिलेटेड हर वीडियो जो है वहां पर मिल जाएगा। तभी मैं कहता हूँ रियलिज्म के बारे में हमने किया था, ठीक है, और फेडरलिज्म के बारे में भी हमने विस्तार से आपको बता चुके हैं। तो इन बातों पर भी दुखमय ने शाप लिया था। ठीक है, इस विश्लेषण के आधार पर वह बल देते हैं कि समाज व्यक्तियों से पृथक है और इसकी जो है पृथक और स्वतंत्र वास्तविकता होनी चाहिए। समाज व्यक्तियों के स्वभाव को परिणाम स्वरूप बनता है और यह एक नई वास्तविकता को भी जन्म देती है। यह वास्तविकता विभिन्न व्यक्तियों के विचार और अंतक्रियाओं पर आधारित होती है। देखिए दोस्तों, अगर समाज है तो समाज आपको पता है कि हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा है। अगर वही बात आप कह रहे हो तो उसको आप अलग रिप्रेजेंट करोगे, वही दूसरा व्यक्ति कह रहा है तो उसको जो है दूसरा व्यक्ति अपने रूप रंग से उसको प्रस्तुत करेगा। तो कह सकते हो कि वास्तविक विभिन्नता व्यक्तियों की विचारधारा और अंतक्रियाओं पर आधारित होती है और ये वास्तविक व्यक्तिगत चेतना के दूर होती है और उन पर कुछ प्रतिबंधित भी लगी होती है। लेकिन कुछ वर्ड जो होता है आप डायरेक्टली किसी को बोल नहीं सकते, उस पर जो है आपको प्रतिबंधित किया जाता है। ठीक है, क्या पता उस व्यक्ति को सही लगे या वो व्यक्ति जो है आपसे प्रॉब्लम क्रिएट कर ले। तो इन चीजों की जो है खास विशेषता दी जाती है और खास बात इस पे दिया जाता है। उसके बाद जो हमारा है इमाइल दुखमय के अनुसार, देखिए इमाइल दुर्खिम है, इमाइल दुर्खिम ने जो साफ शब्दों में कहा था सोशल फैक्ट आर देयरफॉर टू बी स्टडीज एज ऑब्जेक्ट एंड दैट इज व्हाई इट इज द नेसेसिटी टू अप्लाई द मैथोलॉजी ऑफ नेचुरल साइंस विल स्टडी दिस फैक्ट। तो इन्होंने साफ शब्दों में साफ वर्डों में एक बात क्लियर किया था। उसके बाद जो था बॉर्डर्स ने इस संबंध में दुखमय के विचार का ठीक ही विश्लेषण करते हुए भी कहा था। इन्होंने विश्लेषण किया था बोगार्ट्स ने Dioxins was the part of the positivisms and deliver is the applied to a method physical science to the study of social action। यानी इनका विचार डायरेक्टली था कि उन्होंने सोशल एक्शन जो है सोशल पे बहुत अच्छा है उन्होंने एक्शन लिया और कह सकते उन्होंने बहुत अच्छे विचारधारा भी दिया। क्योंकि किसी व्यक्ति का जो है जो सार्वजनिक बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उन्होंने अपना निजी बातों पर उन्होंने समर्थन नहीं किया, उन्होंने सार्वजनिक बातों पे लेके चला। तभी जो समाज में फैली हुई उनकी दुर्दशा थी, उनके विचारों को और उनके जो है कारणों को उन्होंने साफ रूप में रखने का जो है अपना अग्रसर प्रयत्न को जारी रखा। उसके बाद दूसरा बात जो था दबाव।
दबाव से अभिप्राय सामाजिक तात्विक व्यक्तियों को असंबोधित करते हैं और वह आसपास का भाग बनते हैं। यह व्यक्तियों की ओर से उत्पन्न नहीं किए जाते हैं और वह व्यक्ति की चेतना से बाहर होते हैं। वो यह जो है व्यक्ति की इच्छाओं द्वारा प्रभावित नहीं किए जा सकते हैं। दूसरी ओर यह जो है मानव व्यक्तियों की इच्छाओं को प्रभावित करता है। यह व्यक्ति विचारों से अलग सामूहिक चेतना से उत्पन्न होते हैं। उन्हें हम देख नहीं सकते हैं परंतु उसका जो है बदलाव अनुभव भी कर सकते हैं। यह व्यक्ति चेतना से अधिक शक्तिशाली होते हैं, यानी लोगों की चेतना से जो होता है ये काफी बहुत ही बड़ा होता है। उसके बाद कहा गया है कि दुर्खिम की पद्धति के जो है थ्योरिकल और प्रयोगात्मक आधार। देखिए दुर्खिम ने साफ शब्दों में किया था थ्योरिकल एंड एम्पिरिकल बेस्ड ऑन द मैथोलॉजी, इन्होंने बनाया था। दुर्खिम का विचार था कि सामाजिक क्रियाएं सामाजिक तत्वों को निर्माण करती है और उनका जो है ऑब्जेक्टिव्स ढंग से जो है विश्लेषण और व्याख्या की जानी चाहिए। हित पसंद या पसंद जैसे ऑब्जेक्टिव तत्वों का ऐसे अध्ययन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। देखिए इनका बात दूसरा साफ और स्पष्ट था कि कोई भी विश्लेषण की जाती है, कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते रिसर्च करते हैं तो उसमें आप याद रखना हमेशा कि कुछ बातों को आपने नहीं लेना है, अपनी निजी बातों को नहीं लेना जिसमें हित होती है, पसंद होती है, नापसंद होती है, एग्जेक्टिव तत्व, ऐसे सारे तत्वों को आपको वहां पर त्यागना है। यानी उन्होंने साफ शब्दों में कहा था ही ट्रीटेड सोशियोलॉजी वाज अ साइंस व्हिच ही is not prepared to be give to status of ethics, economics and jurisprudence etc. यानी इन्होंने एथिक्स और जो है इकोनॉमिक्स की बातों को दूर रखने की बात कही थी। ठीक है, एथिक्स के बारे में अगर और अभी आपको जानना है एथिक्स स्टेटस ऑफ एथिक्स तो एथिक्स भी मैंने कई वीडियो डाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझना चाहते हो तो एथिक्स का जो है विचारधारा समझ सकते हो कि एथिक्स में क्या होती है। क्योंकि देखिए दोस्तों एमए जो होता है एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक आपको यहाँ एनालाइज करना। बेशकली आप जो है साधारण रूप में आज पढ़ रहे हो लेकिन कहते हैं ना जितना आप थ्योरी जानोगे जितना आप समझोगे उतना एक अच्छा आपका जो है एमए होगा और एक आगे चल के आप फिलोसफी करो चाहे आप पीएचडी करो तो उसमें आपको काफी जो है हेल्पफुल ही रहेगा। तो आपको हर एक वर्डिंग की मतलब और अर्थात को समझना बहुत ही जरूरी बन जाता है। इसलिए उसने सामाजिक क्रियाओं का एक जो है ऑब्जेक्टिव ढंग से अध्ययन करने के लिए प्रयात्मक बचा यानी एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन किया। इसलिए आंतरिक जो है मतभेदों की व्याख्या करने के लिए वह स्टेटस संख्यात्मक के पक्ष में है। दरअसल दुखमय के जो है अनुसार दिस स्टार्टेड टू द स्टैटिक फॉर्म टू बेस ऑफ द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट, यानी उसके समाज विज्ञान के अध्ययन को प्राकृतिक विज्ञान के निकट लाने का भी प्रयत्न किया गया। उसके पश्चात आपकी दुर्खिम की पद्धति की विशेषता यानी फीचर्स ऑफ दुर्खिम्स एज अ मैथोलॉजी। ठीक है, दुर्खिम्स जो थे उन विचारकों में से एक था जिन्होंने समाज विज्ञान के संपूर्ण क्षेत्र में क्रांति लाने का जो है प्रयत्न किया। उसने सोशियोलॉजी स्कूल नामक एक विचारधारा प्रस्तुत भी की। यह विचारधारा पूर्ण तौर पर उस पद्धति पे आधारित था जिसका लक्ष्य समाज विज्ञान को एक स्वतंत्र एवं स्पष्ट परिस्थिति प्रदान करना था। इसकी जो विशेषताएं थी कुछ इस प्रकार से थी जिसके बारे में आपको जानना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। वो ये था कि प्राकृतिक विज्ञान की पद्धति के अनुसार जो अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ नेचर ऑफ साइंस कहते हैं प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना संभव होता है। देखिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना हर जगह संभव होता है क्योंकि अगर आप जानते हो विज्ञान को तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम वाटर को H2O कहते हैं और हम यहाँ पर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के जल बनाते हैं, सेम प्रोसीजर जो होता है विश्व के कहीं भी आप चले जाओ, जब हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन आप मिलाओगे यानी H2O बनाओगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है H2O बनेगा, यानी हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन, तो ऑटोमेटिक जो है H2O का निर्माण होगा। तो साइंस का मतलब यही होता है कि जो भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसका जो है सभी जगह रिजल्ट सामान्य हो। अगर वो रिजल्ट हर जगह चेंजेबल होता है तो वो साइंस नहीं कहलाता है, वो साइंस की थ्योरी पे भी नहीं उतरता है। तो इसलिए जो है उसको साफ शब्दों में आप साइंस नहीं कह सकते। उनमें जो तथ्य होते हैं उन बातों को जानना भी बहुत जरूरी है। कहते हैं वो वास्तविक अस्थायी और वस्तुनिष्ठ होते हैं, उनमें प्रयोग किए जाने वाले अध्ययन वस्तु का रूप नहीं बदलता है। जैसे मैंने आपको बताया भी है कि वो जहां भी एक्सपेरिमेंट आप कर लो, जहां भी आप चले जाओ, उस वस्तु का जो है रूप कभी भी नहीं चेंज होगा, उसका रूप जो होगा सेम एज इट इज वैसा ही होगा। दुर्खिम ने अपना अध्ययन जो है प्रयोगात्मक और सफल तथ्यों पर आधारित भी किया। वो चाहता था कि समाज विज्ञान का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान की भांति किया जाना चाहिए और इसी कारण वह चाहता था कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन इस ढंग से किया जाए कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा था बोरगेल्स ने कि अपनी पुस्तक में लिखा था द डेवलपमेंट ऑफ सोशल थॉट, ठीक है,
यानी सोशल थॉट में उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि दुर्खिम्स वॉज द पार्ट ऑफ पॉजिटिवली एंड द बिलीव टू द अप्लाई द मेथड ऑफ द फिजिक्स साइंस टू बी अ स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, जो हम पहले भी कह चुके हैं। तो इस बात को जो है साफ शब्दों में कहना और बताना भी एक बहुत बड़ी जो है उसकी योग्यता के ऊपर जो है प्रदर्शित करता है, योग्यता को स्पष्ट रूप में दिखाता है। उसके पश्चात हमारे पास है व्यवहारिक समाज विज्ञान, अप्लाई सोशियोलॉजी। दुर्खिम समाज विज्ञान को एक व्यवहारिक आधार देना चाहते थे। उसके कथानुसार सामाजिक घटनाएं उन वस्तुओं पर आधारित है जो समाज के लाभदायक है और समाज विज्ञान का अध्ययन करते समय इन बातों का अध्ययन में रखा जाना चाहिए। दुर्खिम चाहता था कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान के तथ्यों की भांति निष्पक्ष ढंग से किया जाना चाहिए। देखिए, कोई भी अगर आप कार्य करते हो, चाहे आप जो भी कार्य करते हो, उसको निष्पक्ष ढंग से करना एक सही जो है व्यक्ति का सही पहचान है। और जो निष्पक्ष भाव से नहीं करता है उसका जो विघटन सदैव होती रहती है। इसलिए वो उसे इस एक व्यवहारिक आधार देने चाहते थे, यानी दुर्खिम जो थे इसको एक व्यवहारिक आधार देना चाहते थे। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, द सोशल जो हेल्पफुल इज दैट विच इज अ नॉर्मल एंड एज देयर आर नॉर्मल टाइप्स ऑफ आइडेंटिकल विद द एवरेज टाइप ऑफ every deviations from his standard as the pathological phenomena। तो इनकी विचारधारा जो थी साफ और स्पष्ट थी। उसके पश्चात हमारा समाज तथ्य एवं घटनाओं का अध्ययन। देखिए, स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट एंड इवेंट। दुर्खिम चाहते थे कि समाज विज्ञान को स्पष्ट तथ्य एवं घटनाओं के अध्ययन पर आधारित किया जाए। तथ्यों को वस्तुओं की भांति विश्लेषण भी किया जाए। जो तथ्य होते हैं उनके वस्तु की तरह विश्लेषण किया जाए, यानी उसका जांच परख एक्सपेरिमेंट किया जाए, न कि पक्षपात पूर्ण ढंग से विश्लेषित किया जाए। देखिए, पक्षपात जो ऐसा एक वर्ड है ना, जो कि समाज के कल्याण के लिए कभी भी उचित और मान्य नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पक्षपात होता है उनके लिए होता है जो सही नहीं होते हैं। ठीक है, पक्षपात करना किसी भी समाज के लिए सही नहीं रहता है। तो पूर्ण ढंग से विश्लेषण किया जाए। वो चाहता था कि उसका अध्ययन भी उसी तरह किया जाए यथा कि प्राकृतिक विज्ञान में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। यानी प्राकृतिक में जो सब कुछ होता है वो प्रत्यक्ष रूप में होता है। ठीक है, उसमें कोई भी तथ्य जो होती है झूठी नहीं होती है, न छुपी होती है। तो प्राकृतिक अध्ययनों में उन्होंने काफी जो है अपना विशेष ध्यान दिया। वो सामाजिक तथ्यों को व्यक्तिगत तथ्यों के से पृथक करना चाहते थे। यानी व्यक्तिगत जो हमारे तथ्य होते हैं उनको सदैव ही अलग रखने की आवश्यकता होती है। उसके बाद सामूहिक चेतना का अध्ययन, स्टडी ऑफ कलेक्टिव कॉन्सिक्वेंस। जो है इमाइस दुर्खिमी का विचार था कि समाज विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य व्यक्तिगत चेतना से पृथक सामाजिक चेतना का अध्ययन होना चाहिए। देखिए, ये बात जो है बार बार आती है और बार बार आपको कहने की कोशिश करते हैं कि सामाजिक अध्ययन जो होना चाहिए व्यक्तिगत चेतना और सामाजिक चेतना का अध्ययन होना चाहिए, न कि उनके अपना निजी होना चाहिए। यानी कभी भी आप अध्ययन करते हो अपनी व्यक्तिगत चेतना नहीं लेना चाहिए उसमें, यानी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा नहीं होना चाहिए। उसका विचार था कि सामाजिक घटनाएं व्यक्तिगत कार्य का परिणाम नहीं है बल्कि समूह मानव का परिणाम है। वो चाहता था कि सामाजिक तथ्य का अध्ययन सामूहिक चेतना के प्रकाश में किया जाए। दरअसल उसका विचार था कि सामाजिक तथ्य सामूहिक चेतना का परिणाम है और उसमें इसकी इसी ढंग से व्याख्या भी उन्होंने साफ शब्दों में किया भी था। उन्होंने ग्रुप मन को जो है व्यक्तिगत मन से अधिक ऊपर समझा था। इसी कारण उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि द अल्टीमेटेड और origins of all the social processes of all important must be sorted in their situation of the internal social malice। तो ये साफ शब्दों में ये बात कही गई थी। उसके बाद था हमारा कारण संबंधों का अध्ययन। देखिए, स्टडी ऑफ द कैजुअल रिलेशनशिप। दुर्खिम चाहता था कि सामाजिक तथ्य का अध्ययन उन वस्तुओं की भांति किया जाए जिनका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान में किया जाता है। वो चाहता था कि सामाजिक तथ्यों और घटनाओं का अध्ययन करना, ठीक है, और प्रभावों को मध्य जो है संबंधों के आधार पर किया जाए। उसने स्वयं भी कहा था, द टर्मिनेटिंग स्केड्यूल ऑफ सोशल फैक्ट मस्ट बी सॉर्टेड फ्रॉम टू अमंग देयर एंटीसेडेंट सोशल फैक्ट। यानी साफ और क्लियर बोला गया था इस बात को। उसके बाद सकारात्मक पद्धति यानी पॉजिटिव मेथोडोलॉजी। दुर्खिम जो है बुनियादी तौर पर जो थे सकारात्मकवादी थे, यानी सदैव वो पॉजिटिव लेके चलते थे अपने जीवन में।
उसने समाज शास्त्र को जो है वस्तुनिष्ठ और सकारात्मक बनाने का प्रयत्न भी उन पे जोरों पे था। उसने भावनाओं और सब्जेक्टिव तत्वों को पृथक करने का प्रयत्न भी किया। वह स्पष्ट तथ्यों और घटनाओं को वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना चाहते थे। इसलिए उसने अपनी पद्धति को सकारात्मक रूप और नाम भी दिया। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हो दुखमयी जो थे वो काफी जो है समाज के और जो काफी वर्ड थे वो सामाजिक के रूप में लेके आगे बढ़ना चाहते थे। उसके पश्चात है दुर्खमी का आलोचना। देखिए कहते हैं ना, अगर आप कुछ भी करो, अच्छा करो चाहे बुरा करो, आपके आलोचना करने वालों की कमी नहीं है। ठीक है, तो लोग बहुत से जो लोग होते हैं आलोचना करना उनका जो है स्वाभाविकता होती है, और आलोचना करने वाले से हम बहुत कुछ सीख भी जाते हैं। उनकी कई बातें जो होती है हमारे जो है विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। तो कहते हैं आलोचना करने वाले व्यक्ति के भी विचारों को हमें अवगत होने की आवश्यकता है। तो बहुत से जो थे आलोचना थे, क्रिटिलिज्म थे। दुर्खिम ने समाज विज्ञान को एक स्वतंत्र अध्ययन प्रदान किया। उसने निष्पक्षता पर अधिक बल दिया। देखिए निष्पक्षता पर बल देना एक सबसे बड़ी समाजशास्त्री व्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान होता है, और अपनी अध्ययन प्रणाली को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान भी किया। फिर भी कई विद्वानों को और से इनकी पद्धति की आलोचना भी की गई है। इसमें बहुत से जो है अर्थ की जटिलता, सबसे पहले अर्थ की जटिलता पर सबने किया है आलोचना, और उसका कहना है कि दुख में अपनी जो है पक्षवादी समाज शास्त्रीय विचारधारा में इतना खो गए कि उन्होंने वास्तविकता के से मुंह मोड़ लिया। देखिए वास्तविकता से मुंह मोड़ लिया गया कि नहीं मोड़ा गया, वो इस बात पर आधारित है कि उन्होंने कहा क्या। तो इसमें जो है जॉर्ज इजी कैटलिन का कहना है कि समाजी चेतना के स्थान पर सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग करना अधिक उचित था। देखिए सामाजिक चेतना, चेतना का मतलब होता है जागना, और रचना, रचना का मतलब होता है चारों तरफ व्यक्ति जो हैं उन्हें कैसी रचना की गई है। तो इस बात को आप खुद ही समझ सकते हो कि हम इसको चेतना कहें कि रचना कहें, बट जायज इजी ने साफ कहा था कि इसको रचना कहना चाहिए था। ये उनका विचारधारा था, क्योंकि सामाजिक तथ्य समाज की जटिल परिस्थितियों की ओर संकेत करते हैं। देखिए समाज में तो है जटिल परिस्थिति है, लेकिन परिस्थिति कब उत्पन्न होती है? जब इंसानों के अंदर चेतना नहीं होती है। आप भी क्या करते हो, मान लो आप वोट देने जाते हो, तो वोट देते समय आपने कभी सोचा है कि हम जो वोट दे रहे हैं हम क्यों दे रहे हैं उसको, आखिर क्यों दे रहे हैं, क्या होगा हमसे? कहीं वो आपसे कुछ पानी फ्री की बात तो नहीं कर दिया, कहीं बिजली फ्री करने की बात तो नहीं कर दिया है, और इसी लालच में आपने दे दिया। लेकिन आपने विचारधारा की कसौटी पर ये नहीं जाना कि वो व्यक्ति अगर पानी फ्री कर रहा है, बिजली फ्री कर रहा है, बस फ्री कर रहा है, तो वो पैसा कहाँ से लाएगा? पैसा तो आप ही से वसूलेगा, आपसे ही वो पैसा वसूलेगा। चाहे वो टैक्स बढ़ा दे, चाहे दूसरी चीज़ों पे महंगा कर दे, खाने पीने के साग सब्जी को महंगा कर दे, तभी तो उसको पैसा मिलेगी, तभी तो आपको सस्ता चीज़ को, जो फ्री चीज़ है उसको आपको प्रोवाइड करेगा। वो कमाने तो नहीं जाएगा आपके लिए, या पत्थर तो नहीं तोड़ेगा जाके उधर साइड। तो यही बात यहाँ बताया गया है कि व्यक्तियों में चेतना होना बहुत जरूरी है। संरचना तो बाद में तैयार होगी जब आप जागोगे। तो मैं तो कहता हूँ कि भारत के नागरिक हो चाहे कहीं के भी नागरिक हो, वो कभी जागते नहीं है, वो लालच में फंसते हैं, और लालच जो है इनको बर्बाद कर देता है। कहते हैं हम उन व्यक्ति को जिता देते हैं लालच में आके कि वो तो हमें पानी फ्री कर रहा है, बिजली फ्री कर रहा है, बस फ्री कर रहा है, आपके लिए जो है कई चीज फ्री कर दिया है, आपके जो है 5 किलो जो है अन्न दे रहा है। अरे भाई फ्री सरकार को देखिए, ये बात हमेशा याद रखना चाहिए, अगर आपके गोदाम में अन्न खराब हो रहा है तो उसको बांट देते हो तो वो देश कल्याण कहलाएगा, जन कल्याण कहलाएगा। लेकिन आप लालच दे के उनके अकाउंट में पैसा भिजवा रहे हो, उनके खाने के लिए 5 किलो गेहूं दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप लालच में फंसा रहे हो। आपको जो है आगे का इलेक्शन का आपका टेंशन है, ना कि लोगों का टेंशन है। आपने खाते खुलवाए, खाते में पैसे भेज रहे हो, अरे उनके काम के लिए देखो ना, उनके काम दो, उनके घर में हर एक व्यक्ति के लिए काम प्रोवाइड्स करो। उनकी आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी 5 किलो का, या आपके पैसे जो भेजते हो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो खुद ही सक्षम है। कहते हैं किसी के दिया हुआ चीज एक तरह से भीख ही कहलाता है, और जो जब तक भीख की जो सिस्टम खत्म नहीं होगी इंडिया में, ये कभी भी डेवलपमेंट नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, आप बड़े क्लास में हो, इन बातों को समझना आपकी थिंकिंग होना चाहिए। तो यही बात तो यहाँ पर इन्होंने कहने की कोशिश किया है
कि दुर्खिम जो थे वो चेतना जगाना चाहते थे, लेकिन जज इसी ने ये बात का साफ कहा कि सामाजिक संरचना शब्दों को प्रयोग करना चाहिए। चलिए, सबका अपना विचारधारा है, लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जो सत्य है वही सत्य है, सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि सामाजिक तथ्य समाज की जटिल परिस्थितियों की ओर संकेत करता है और समाज को बनाता है, इसलिए उनका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। उदाहरण में थिंग्स का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं दिया जा सकता। आपको पता है थिंग्स जो है कई मतलबों से बनी होती है और इस बात से उनकी जो है संपूर्ण पद्धति को जटिल बना दिया जाता है। तो ये बात सच भी है। अन्य समाज विज्ञानी का कहना है कि सामाजिक तथ्य एक घटनाओं के समान वस्तु के समान मानना ठीक नहीं है, क्योंकि वह विभिन्न विभिन्न प्रकृति के होते हैं। तो ये बात भी सत्य भी है कि देखिए, समाज में अगर आप रह रहे हो तो सबका विचारधारा जो है एक जैसा नहीं होता है, वो विभिन्न विभिन्न प्राकृतिक के होते हैं, विभिन्न ढंगों के होते हैं। इसमें साफ शब्दों में बर्नस ने कहा था कि द इंटेंडेड मीनिंग्स ऑफ द फॉर्मूलास हैज नेवर बीन टू क्लियर बिकॉज documents used to their term things of from a different and the closer related to sense। तो इनका बात तो भी साफ था कि जो दुर्खम्स में साफ शब्दों में बात के लिए कहा गया था कि उन्होंने जो कहा है उसके बर्नस ने अपना विचारधारा रखा था। उसके बाद था तथ्यों का संग्रह करने के दोषपूर्ण ढंग। देखिए, डिफेक्टेड मैथड ऑफ कलेक्शन ऑफ द फैक्ट। कहते हैं दुर्खिम की पद्धति जबकि प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञान की जो भौतिक विज्ञान की पद्धति को अपनाने पर बल देती है, परंतु यह तथ्यों के संग्रह पर का कोई ठीक और विश्वसनीय ढंग प्रदान नहीं करती है। यह बात उसकी पद्धति को दोषपूर्ण बना देती है। उसके निष्कर्ष कई बार अपर्याप्त तथ्य समक्ष पर आधारित होते हैं। देखिए, समाज जो होता है, अगर हम इस पर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं तो ये बात तो सच्चाई है कि इसका रिजल्ट सही जगह मानने नहीं भी आती है, क्योंकि ये समाज है। समाज बदलता हुआ परिस्थिति का एक नाम है। तो दुर्खिम ने इस बात क्लियर किया था कि हर जगह जो उन्होंने किया है वो दोषपूर्ण ही आता है। चलिए, ये बात कई तथ्य पे आधारित सही भी है, क्योंकि सोशियोलॉजी यानी साइंस कहना कई आधारों पर ठीक भी नहीं था। इसलिए शॉर्किन ने साफ शब्दों में कहा था कि authors recognizing their claim of sociology for its interpretations of social phenomenon and it is the valuable contributions to their science and sociology, we would be unstability rejects with claim to the scientific monopolies and investigations। चलिए, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन को प्रायोरिटी दिया, इंटरप्रिटेशन को भी दिया, तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए, ये बात तो सही भी है कि भाई अगर समाज में आप रह रहे हो तो समाज का जो है एक तथ्य निकलना कहीं हद तक उचित भी नहीं रहता और नहीं निकलता भी है। इस बात को तो है मैं भी समर्थन करता हूँ। चलिए, कहते हैं कि दुर्खिम ने इतना जो इंपॉर्टेंट बातें सब दिया, हम उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। ये कहते हैं कोई चीज बनता है तो उसी समय सब चीज निर्धारित नहीं होता है। और मान लीजिए आप एक घर बना रहे हो तो आप पहले से सब चीज निर्धारित न कर सकते हो। जब आप घर में रहते हो तो धीरे धीरे आप जो होते हो सब वस्तुओं को जो है अपने अपने जगह पर सेट करते हो। तो दुर्खिम जो था अपना समाज हिस्ट्री लिया, बेशक उन्होंने अगस्त काम्टे का भी रिसर्च को लिया, लेकिन उतना सक्षम होना शायद सभी साइंटिस्टों के लिए सक्षमता नहीं होती है। कोई चीज आप बनाते हो पहली बार तो उसमें बहुत सी खामियां होती हैं, तो धीरे धीरे लोग जो होते हैं उस खामियों को दूर करके उसको एक बेहतरीन चीज बना देते हैं। तो कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति ने इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है तो उसकी जो है पॉजिटिव के साथ साथ हमें नेगेटिव को भी देखना पड़ता है, और नेगेटिव को थोड़ा इग्नोर कर दिया जाए, थोड़ा कम कर दिया जाए तो ही तो ठीक है, क्योंकि नेगेटिव अगर है तो उसको दूर करना ही दूसरे साइंटिस्ट का जो है फिलोसफर का काम होना चाहिए। आगे है हमारा पारंपरिक विरोधी मान्यताओं पर आधारित। देखिए, बेस्ड ऑन द कंट्रोवर्शियल कॉम्बिनेशंस, यानी दुर्खिम की जो है पद्धति पारंपरिक विरोधी मान्यताओं पर आधारित है। कारण संबंध का जिक्र करते हुए वह इस बात को व्याख्या नहीं करता है कि समाज घटना अंतर संबंधित होती है और उनका अध्ययन उतनी देर तक नहीं किया जा सकता जितनी देर तक अनुमान के तत्व को ध्यान में रखा जाए। इसलिए यह कहना कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना और प्रभाव संबंधों के आधार पर किया जाए पूरी तरह से सही नहीं भी हो सकता है। इसमें प्रोफेसर सेवन निफोर्स ने पुस्तक जो है मैथड ऑफ सोशियोलॉजी में लिखा है, इफ द Durkheim's is the instances is the variation may be seen to be employed the repressions of publishable gases of sociology. It must be admitted that the method of the interpretations means that when introductions of their same kind of gases by way of the back stands, यानी जो है दुर्खिम अपने पद्धति में जो है अपनी सामूहिक परिस्थिति की थ्योरी में प्रचलित परंपराओं और रिवाजों को पर्याप्त
महत्व देता है, जबकि सामाजिक तथ्यों के संबंध यह परंपरा और विश्वासों को त्याग कर देता है। तो इस प्रकार वो विभिन्न स्थानों पर अपनी ही मान्यताओं का खंडन भी करते हैं। इसमें जो रोजल रिकॉर्ड्स के अनुसार उन्होंने कहा था, दुर्किम्स हैज बीन टू contended to be varied his the conclusions upon quite insufficient factories of evidence, यानी साफ इनसफिशिएंट फैक्टर एविडेंस रहेगी। यानी उसके बाद उन्होंने जो साफ कहा था व्यवहारिक का अभाव, लक ऑफ एबिलिटी। देखिए जब दुर्किम ने समाज विज्ञान को व्यवहारिक जीवन में कार्यात्मक करने पर बल दिया था, परंतु उनकी पद्धति में व्यवहार का भी अभाव है। यह किसी विचार का निपुणता और प्रतिनिधित्व भी करता है। यानी पेरिसन ने ठीक शब्दों में कहा था और साफ कहा था कि ऑल दिस फैक्टर्स आर अनफॉर्चुनेटली कंबाइंड दैट what was at best a half outgrowth of imperialism create a logical situation in which the Durkheim was the considerable the possibility is open to the criticism that is so such relatives was the metaphysically and deviance। तो यानी साफ भी कहा गया है और साफ भी क्लियर भी किया गया है। समाज की प्राकृतिक नेचर ऑफ सोसाइटी। देखिए दुर्किम व्यक्ति से समाज को अधिक महत्व देता है, दुर्किम से समाज को अधिक महत्व देते थे। उनका कहना था कि व्यक्ति का जो अस्तित्व समाज के कारण ही है। व्यक्ति कभी अकेला नहीं रह सकता है क्योंकि समाज द्वारा ही वो अपनी मानसिक और शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। ठीक है, ये तो बात सही भी है कि व्यक्ति जो है समाज से अलग नहीं रह सकता है। जो अलग रहने की कोशिश करेगा शायद उसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। मनोवैज्ञानिक घटनाएं समाज अंतर क्रियाओं का परिणाम है, उन्हें किसी भी कारक की व्याख्या नहीं की जा सकती है, परंतु कारक से परिणाम की व्याख्या की जा सकती है। समाज एक आत्मनिर्भर वास्तविक है, यानी सोसाइटी इज द रिलेटिव टू जेनरेस। समाज एक स्वतंत्र सत्ता है, समाज की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती है, अपने जो है अलग अलग गुण होते हैं, इनके अलग अलग गुण होते हैं, पृथक गुण होते हैं। व्यक्ति की धारणाओं को समाज शास्त्र में केवल इतना ही स्थान प्राप्त है कि व्यक्ति सामाजिक अंतक्रियाओं में समाज के जो निर्माण में सहयोग देते हैं। समाज गुणों और विशेषताओं को बाहर से अनुभव किया जा सकता है क्योंकि वह वस्तु होती है, व्यक्तियों के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में रहता है और उसके नियमों और मापदंडों और मूल्य आदि के अनुसार स्वयं को भी ढालता भी है। दुर्किम ने समाज को एक उच्च स्थान प्रदान भी किया और इसे उच्च नैतिक और आध्यात्मिक गुण भी प्रदान किया। इस प्रकार दुख में समाज के व्यक्ति से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हम जो अब आते हैं जो इमाइस दुर्किम का जो है आत्महत्या का सिद्धांत, यानी इमाइस दुर्किम इज अ थ्योरीज ऑफ सुसाइड। कहते हैं कि दुर्किम ने अपनी पुस्तक ली सुसाइड में आत्महत्या जो एक सामाजिक तथ्य है का एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया। उसकी यह पुस्तक जो थी 1897 ईस्वी में प्रकाशित हुई, यानी 1897 ईस्वी में इसको जो था इसको पब्लिश की गई थी। इसने समाज विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति ला दिया था। ठीक है, दुर्किम की आत्महत्या की थ्योरी में एक नया दृष्टिकोण जो है प्रस्तुत किया गया था। वो आत्महत्या को एक व्यक्तिगत निर्बलता, मनोविज्ञान और निराशा अथवा अन्य व्यक्तिगत आर्थिक और पारिवारिक कारकों को प्रेरित क्रिया नहीं मानता था। दुर्किम का था अनुसार सुसाइड इज द सोशल फैक्ट एंड फिनोमेनन। देखिए कहते हैं हम लोग तो यही जानते हैं कि जो आत्महत्या व्यक्ति करते हैं वो व्यक्ति बहुत निर्बल होते हैं, वो मनोवैज्ञानिक निराशा होते हैं उनके अंदर, वो व्यक्तिगत और आर्थिक चीजों से तंगी होती है। लेकिन दुर्किम ने जो अपनी जो दृष्टिकोण रखा, जो विचारधारा रखा, वो अलग ही बातों को प्रस्तुत करती है। दुर्किम के अनुसार आत्महत्या किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत क्रियाएं नहीं होती है, यानी कोई भी व्यक्ति जो है आत्महत्या खुद नहीं कर सकता है। यह किसी ऐसी शक्ति की ओर से करवाई जाती है जो व्यक्ति के ऊपर और बड़ी अथवा सुपर इंडिविजुअल है। यानी उसका विचार था कि कुछ ऐसी शक्ति होती है जो उसको करवाने के लिए विवश कर देता है। वह केवल एक व्यक्तिगत स्थिति नहीं है परंतु सामाजिक अवस्था की अभिव्यक्त है। वह एक सामाजिक तथ्य है और इसलिए उत्तरदायित्व कारकों को सामाजिक संगठन और सामाजिक ढांचों में ढूंढना चाहिए। उनके शब्दों में जो साफ शब्दों में उसने कहा था, द रिलेशन ऑफ सोसाइटी टू बी कंटेंट स्टेट ऑफ सोशल इन्वॉल्वमेंट आर इज डायरेक्ट एंड कांस्टेंट एज द रिलेशन ऑफ फैक्ट ऑफ द बायोलॉजिकली एंड फिजिकली कैरेक्टर वेयर सीम टू बी अनकंटेंट एंड एब्लिवियस। तो ये बात तो साफ कह सकते हो कि दुर्किम के अनुसार जो विभिन्न सामाजिक कारक व्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं। तो कहते हैं ना कोई व्यक्ति स्वयं आत्महत्या नहीं करता, ये बात तो सभी जानते हैं। उसका सामाजिक कुछ कारक होता है, व्यक्ति पर कुछ प्रभाव डालते हैं। वो जो करता है इन सामाजिक कारकों पर परिणाम होता है कि जो समाज में हो रहा होता है उन कारकों पर डिपेंड करता है। उसने अपने
निम्नलिखित शब्दों में आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य के तौर पर परिभाषित भी किया था। द टर्म ऑफ सुसाइड रेफर टू ऑल द केस ऑफ क्लेथ resulting from the positive or negative act on their victims itself who now their result their produce। यानी समाज में जो चीज प्रोड्यूस होती है लोग उस पर अग्रसर होते हैं और उसके वजह से क्या करते हैं, वो गलत कदम उठाते हैं। क्योंकि आत्महत्या कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति से अगर आप बात करोगे एक दिन पहले तो वो अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण बताएगा, लेकिन किस समाज के कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से उसको ऐसा करने के लिए विवश करता है। लेकिन कहते हैं ना कि ऐसा व्यक्ति तो वो करते हैं जो निर्बल होते हैं, जो सही नहीं होते हैं। फिर समाज कभी उनको सही कह ही नहीं सकता। क्योंकि क्यों कर, देखिए कहते हैं ना समाज में व्यक्ति जब आता है तो उसको संघर्ष करना होता है। क्योंकि कहते हैं ना जब दुख नहीं मिलेगा तो हम जीवन हमारे लिए किस काम का। इसमें बहुत से पोएट ने अपनी विचारधारा रखा है, बहुत सी बातें हैं, अगर आपने पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा, तो इसमें से जो है बहुत सी बातें जो होती है हॉप, आपको पता ही है आपके जो देश के जो कवि हैं आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को इतनी दुख मिली थी, आपने पढ़ा भी होगा गीतांजलि। तो गीतांजलि जो था बीए में था, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसमें गीतांजलि में आप देखोगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो थे सारे जो बच्चे थे, बीवी थी, सब के सब खत्म हो गए। उनमें जो था बिल्कुल हॉप ही खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वो निराश नहीं हुए। उन्होंने गीतांजलि की रचना किया और अपने दुख दर्द जो था अपने दोस्तों के साथ, अपने पाठकों के साथ बांटा और अपना जीवन को जो है अंत तक सुचारू रूप से और सही ढंग से अपना जीवन यापन किया। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल थे। अब देखिए किसी इतना बड़ा दुख से कोई दुख बड़ा हो ही नहीं सकता जिसका सारे परिवार खत्म हो जाए, अपने खत्म हो जाए, फिर भी जो है उन्होंने अपना जीवन को सादगी भरा और गरीबों में लगा दिया। आखिर इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको कौन दे सकता है? आप तो अपना व्यक्तिगत दुख देखते हो, लेकिन कहते हैं ना जो दूसरे का दुख दिखता है वही सच्चा इंसान कहलाता है। तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी से जो है आप प्रेरणा प्राप्त कर सकते हो। उसके पश्चात हमारा है नैतिक मूल्य का पतन, डिग्रेडेशन ऑफ द मोरल वैल्यू। देखिए औद्योगिक और टेक्नोलॉजिकल विकास के परिणाम स्वरूप नैतिक मूल्य का पतन आरंभ हो गया है। ये तो बात कहीं हद तक सत्य भी है, क्योंकि औद्योगिकरण की वजह से क्या हुआ है, लोगों ने अपने जीवन को आलस्य में बना दिया है। टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ है, उन्होंने हर एक कार्य को जो है दूसरे समाज पे थोप दिया है। आज जो है दूसरे एजेंसी जो है हमारे सारे कार्यों को संभाल लिया है। चाहे घर के एक काम से लेकर अनेक काम तक जो है दूसरे एजेंसियों ने संभाल लिया है। आज तो आपको घर भी साफ करवाना होता है, आप एजेंसी को कॉल करते हो। कपड़ा साफ करवाना होता है, आप एजेंसी को कॉल करते हो। आपको खाना चाहिए तो एजेंसी को कॉल करते हो। सारे काम तो आपने टेक्नोलॉजी और एजेंसियों पर छोड़ दिया है, तो आपका जीवन सुचारू रूप से कैसे चल सकता है? तो यही सबसे बड़ा कारण बनता है नैतिक मूल्य का जो है धीरे धीरे पतन होता जा रहा है। लोग जो है टेक्नोलॉजी पे आश्रित होते जा रहे हैं। आज जो है व्यक्ति हाथ से अपने कपड़ा धोना नहीं पसंद करते हैं, आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो उनके अंदर जो होगा कहां से उनमें नैतिकता आएगी? नैतिकता का तो उनकी सारी पतन हो चुकी है। वो इंसान कहां रह गए? वो तो सिर्फ कहते हैं ना एक आलस्य का एक जो है आलस्य रूप धारण कर लिए हैं। इसी कारण समाज का विघटन होना आरंभ हो जाता है। अगर ऐसी पद्धति रहेगी, ऐसी प्रवृत्ति रहेगी तो समाज का विघटन होना सच ही होगी। समाज के उचित संगठन और नियंत्रण के लिए कुछ निश्चित मूल्य एवं नैतिक दबाव आवश्यक होता है। यदि समाज में नैतिक दबाव और मूल्य न हो तो आत्महत्या के आधार उत्पन्न हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है, तो दूसरे व्यक्ति की जो है बुराइयों का आलोचना का शिकार बनेगा ना, और आलोचना का शिकार बनेगा तो कोई गलत कदम उठाएगा। अगर आप सुचारू रूप से अपना कार्य कर रहे हो, और सरकार को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो काम पे लगे रहना चाहिए, इसलिए ऐसे काम की व्यवस्था करना चाहिए कि हर व्यक्ति जो है काम पे सजल रहे। इससे क्या होगा, व्यक्ति काम पे अपना थका मारा रहेगा और अपना जीवन को जो है सुचारू रूप से चलाने में अग्रसर रहेगा। तो इससे क्या समाज को नियंत्रण रखने में भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो यही कारण कहते हैं कि समाज में नैतिक दबाव और मूल्य न हो तो आत्महत्या के लिए जो आधार उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए जॉन स्पेंडिंग्स के अनुसार साफ कहा था कि समाज मानवीय संगठन चाहे वह कानूनी, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक कोई भी होने का आधार कुछ भी प्रतिबंधित है, क्योंकि प्रतिबंधों के अभावों में व्यक्तियों के लिए आत्म विकास और आत्म पहचान के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। दरअसल व्यवहार के इन नियमों के भंग होने की सूरत में यथा कि जो है दुर्खमी अपनी आत्महत्या की थ्योरी में वर्णन भी करते हैं। व्यक्ति एक नैतिक जीवन के तौर पर अपना जो है सतर गवा बैठता है और अवस्थाओं की यह स्थिति एक समझ और बदल रहे जो है सांप्रदायिक दायित्वों के नए सिरे से मूल्यांकन की मांग भी करती है। उसके बाद बढ़ रही आवश्यकताओं भी आत्महत्या की दायी होती है। इंक्रीजिंग आर द सोशल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोसाइटी। कहते हैं आजकल निराशा, आवश्यकताएं की पूर्ति न होना और निर्धनता आत्महत्या के लिए उत्तरदायी होते हैं। देखिए दोस्तों,
आज किसी बात के लिए निराशा होना व्यक्तियों को शोभा नहीं देता है। आवश्यकताओं की पूर्ति न होना भी लोगों के लिए इतनी संकट का कारण नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर आप अपनी आवश्यकताएं पूरा करना चाहते हो तो आपको उतना ही मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आप नहीं मेहनत कर रहे हो, अगर आप मेहनत से बच रहे हो, तो आपको आवश्यकताएं पूरा करने का भी अधिकार नहीं है। ये तो 100% सही बात भी है और सत्य भी है। क्योंकि कहते हैं जितना चादर हो उतना ही पैर पसारने की आवश्यकता होती है। अगर आपके चादर कम छोटी हो और आप पैर बहुत पसार रहे हो तो आपका पैर बाहर निकलेगा ही निकलेगा और आप उस ठंड से बच भी नहीं पाओगे। तो साफ यहाँ भी वही बात है, आवश्यकताओं की पूर्ति न होना भी जो है निर्धनता आत्महत्या के लिए उत्तरदायी होती है। तो आप इतनी आवश्यकता ही न रखो कि आपको मजबूरन ऐसे कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि एक बात याद रखना कि जो मानव जीवन है, जो हम धरती पे आए हैं, वो दुखों से भरा हुआ है, दर्दों से भरा हुआ है, और जो व्यक्ति इसके साथ चलता है वही महान कहलाता है। क्योंकि हम तो धरती पे आए हैं तो हमें हर सुखदाएं और दुख सब कुछ मिलेगा, और हम इसके साथ जो बढ़ेंगे तभी हम आगे अपने जीवन को है सफल बना पाएंगे। इसलिए निर्धनता तब व्यक्तियों में आती है जब व्यक्ति कार्यवर नहीं रहता है, यानी आलस्य की गोद में सो जाता है। मैंने बहुत से व्यक्ति के देखा जो पढ़ते भी है, वो क्या करते हैं 12-12 बजे तक सोए रहते हैं। अरे भाई, आप जब सोओगे तो कार्य कौन करेगा, कर्म कौन करेगा? तब तो आपकी आवश्यकता क्या, आपकी कुछ भी आवश्यकताएं पूरा नहीं होगा। आज बेशक ही माता पिता पे आश्रित हो, अब माता पिता के लिए चल रहे हो, लेकिन बाद में जब वो नहीं असक्षम होंगे आपके लिए पूरे कार्य करने में, फिर क्या करोगे? इसलिए व्यक्ति का जो है, बहुत से कवियों ने, बहुत से लोगों ने बात साफ शब्दों में कहा है कि जो सूरज के जो है उदय होने से पहले, यानी सूरज की जो है लालिमा आने से पहले हर एक व्यक्ति को उठ जाना चाहिए और अपने काम में अग्रसर होना चाहिए। जब आप काम करोगे, अग्रसर रहोगे, तो आपको निर्धनता कहाँ सुताएगी और कहाँ आपको आत्महत्या कर लिए मजबूर करेगा। तो अगस्त का जो है हमारा दुर्खमी ने साफ शब्दों में बात क्लियर कहा था कि निर्धनता आत्महत्या के लिए उत्तरदायी कारण बनता है। पर दुर्खिम ने एक अलग सिद्धांत प्रस्तुत किया था। प्राचीन समय में जब समाज पूर्ण तरह विकसित नहीं हुआ था, तब लोगों की आवश्यकता बहुत कम थी और आत्महत्या घटना भी कम थी। देखिए, इन्होंने पुरातन समय की सबसे सुंदर बात इसमें बताई गई है, क्योंकि जितनी आवश्यकता आप बढ़ाओगे उतनी ही आपको कष्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि आवश्यकताएं ही कष्ट का जननी होता है। जितना आवश्यकता बढ़ेगी उतना ही आपको कष्ट सहना भी पड़ेगा। जैसे ही समाज विकसित होता गया, लोगों की आवश्यकता बढ़ती गई और इसके साथ साथ ही आत्महत्या घटना भी बढ़ती गई। लोगों के बढ़ने से कोई ऐसे कारक उत्पन्न होते हैं जिसे आदमी जो अधीन धार्मिक मूल्य पर व्यवहारिकता की परवाह नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि आदि मानव जो होते हैं, चाहे आप कह सकते हो जो जंगलों में जो जीवन यापन करते हैं, उनमें आत्महत्या घटना होती ही नहीं है। आखिर क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो आवश्यकताएं उनकी सीमित होती है। ना तो उनकी आवश्यकताएं होती है, ना वो लड़ते हैं, ना झगड़ते हैं, और अपना जीवन में सिर्फ एक चीज को मान्यता देते हैं, वो होता है उनका पेट भरना, और उसी के साथ जीवन भी यापन करते हैं। आप में से बहुत से लोग होते हैं जिनकी आवश्यकता ही आवश्यकता होती है, जहां पर एक चीज पड़ा रहता है, दूसरा चीज की आप आग्रह करते हो कि भाई मुझे ये चाहिए, और जब नहीं मिलता है या तो आप गलत कदम उठा लेते हो या गलत रास्तों पे चलना स्टार्ट कर देते हो। और जब गलत रास्ते पे चलते हो तब जाके आपको एहसास होता है कि आप गलत रास्ते पे चले गए हो और कानून आपको छोड़ेगा नहीं, और ऐसा करने के बाद आप क्या करते हो? वही फैसला करते हो जो कि कभी भी देश हित के लिए और कभी भी आपके हित के लिए सक्षम नहीं होता है, संभव नहीं होता है। तो ये चीजें होती है, सभी व्यक्तियों को और सभी बच्चों को, सभी नौजवानों को सोचना चाहिए कि मेहनत कीजिए और अपने जो है आवश्यकताओं को सीमित रखिए, जिससे क्या होगा, आप बहुत सुंदर और पवित्र जीवन जीने के लिए अग्रसर रहोगे। तो इसमें दुर्खमी ने साफ लिखा था, साफ कहा था, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, economics therefore is the regular and specific factor in the society, in our modern society, one of the spring from to which their animal constitutes of feed। देखिए, साफ शब्दों में कहा गया था कि प्राचीन समय में जो था, समाज में कोई भी आवश्यकता इतनी विकसित नहीं थी और न इतनी अधिक आवश्यकता थी। जैसे जैसे समाज का विकास हुआ वैसे वैसे आत्महत्या की पद्धति जो थी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो इसमें साफ शब्द और साफ कहा गया है कि आत्महत्या का कारण जो है हमारी आवश्यकता है। हमारी आवश्यकता ने ही हमारे जीवन को नष्ट करके रख दिया है। उसके बाद है कुछ सामाजिक कारक। देखिए, कुछ सोशल फैक्टर भी होती हैं। दुर्खमी के अनुसार जो आत्महत्या भौगोलिक, वंश अथवा अन्य कारकों परिणाम नहीं है, यह एक सामाजिक तथ्य है जो समाज की स्थिति से उत्पन्न होता है और जो प्रसन्नता के अनुसंतुलन यानी असंतुलन जो अप्रसन्नता के लिए उत्तरदायी साधनों की कमी से उत्पन्न होती है। यानी आप अगर आपके पास जो है आपके पास संसाधन नहीं होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, आप गलत कदम उठाओगे। मनुष्य को जो अप्रसन्न कर देता है और इसलिए जो आत्महत्या के बीज
बीतते जाते हैं। यानी जब आप अप्रसन्न रहते हो तो आप क्या करते हो, गलत कदम उठाते हो। देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला अभी कि जीवन जो है दुखों का घर है। अगर आपने धरती पे आए हो तो आपको ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि जहां दुख है वहीं पे सुख है। जो दुख की गम नहीं सहता वो सुख भी नहीं सह सकता है। कहते हैं ना कि जितना आपको दुख सहते हो उतना गम भी, आपको सुख भी सहना पड़ेगा। साफ इन शब्दों में अगर कहा जाए तो कहते हैं ना कि जिंदगी में सुख का अनुभव वही कर सकता है जो जिसने दुख सहा हो। ठीक है, भूख का अनुभव वही कर सकता है जो भूखा रहा हो। ठीक है, मेहनत का परिश्रम वही जानता हो जो जिसने मेहनत किया हो। ठीक है, रोटी का कीमत वही जानता है जो रोटी खाया हो। तो इसमें साफ आप कह सकते हो कि देखिए, जो आत्महत्या के जो प्रवृत्ति होती है वो इन्हीं कारणों से उत्पन्न होती है। यानी आप जो हो अप्रसन्न रहते हो, तो अप्रसन्न रहते हो तो इसका क्या कारण है? आप खुशी रहने की कोशिश करो। अगर आपको घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, क्लेश हुआ है, तो उसको अपने जो है, आप इतने बड़े हो चुके हो, आप इतने समझदार हो, तो उसको जो है अपनी विचारधारा की कसौटी पे उसको सही मार्गदर्शन, सही रूल रेगुलेशन को करने की कोशिश करो। अगर आपसे कोई बात नहीं मानते हैं, नहीं करते हैं, तो उनको उस हालात पे छोड़ दो। गलत कदम उठाने की आवश्यकता ही आपको नहीं रहेगी। इसलिए आत्महत्या के बीच उसी जगह समय बो दिए जाती हैं। एक बार जब सामाजिक एकता में कमी अभिव्यक्त होती है, यानी आप कहते हो ना कि एकता में अगर कमी होगी तब व्यक्ति जो है ऐसा कदम उठाता है। आत्महत्या का तत्व आरंभ हो जाता है, यानी आप में एकता की भावना नहीं रहती है तो आप क्या करते हो, गलत कदम उठा लेते हो। ये जो होता है आम जो होता है नौजवानों में बहुत देखने को मिलता है, जो कि कभी किसी कारण की जो है, किसी प्रेम के कारण, किसी कारण जो होते हैं वो लोग अपने से दूर हो जाते हैं, या कोई बंदा छोड़ देता है उनको, तो ऐसे कदम उठाते हैं। नहीं दोस्तों, आपका जीवन जो है अमूल्य है, किसी दूसरे पे आश्रित नहीं है। आप बड़े हो चुके हो, पढ़े हो, खुद ही आप अपना जीवन को जो है चला सकते हो, सक्षम हो सकते हो। आज जो हमारा दुनिया है आधुनिक है, ठीक है, तो ये आत्महत्या जैसे शब्द तो हमारे जीवन में होना ही नहीं चाहिए। सभी गतिविधियों के किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो होती है, और एक बार जब उद्देश्य प्राप्त नहीं होता है तो निराशा उत्पन्न हो जाती है। निराशा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। हर व्यक्ति को निराशा होने का अधिकार है। इससे दुख उत्पन्न होती है। यदि जो है समाज मनुष्य के दुख के लिए उत्तरदायी कारकों के दूर करने में असफल रहता है तो मनुष्य आत्महत्या कर लेता है। एक और समाज व्यक्ति पर जो है सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस दबाव से जो है समाज इच्छाएं और उमंगों की पूर्ति के लिए भी साधन और स्रोत प्रदान करता है, परंतु कई बात में समाज व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। जो व्यक्ति के मन में असुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के उत्तरदायी होती है, वो नकारात्मक दबाव मनुष्य के दुख के लिए उत्तरदायी भी होते हैं, जो उसे आत्मतबाही तथा आत्महत्या पर उतारू कर देती है। दुर्खिम ने साफ शब्दों में कहा था कि देयर इज द देयर फॉर द ईच पीपल इज अ कलेक्टिव फोर्स ऑफ द डिफेंडेड अमंग टू द एनर्जी इंप्लेनिंग मैन टू द सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो ये तो साफ बोला गया और साफ भी कहा गया है। उसके पश्चात हमारा है नियंत्रण और इसका महत्व, कंट्रोल एंड सिग्निफिकेंस। देखिए, व्यक्ति जो है प्रसन्नता से जीवित व्यतीत कर सकता है यदि वह समाज नियंत्रण में रहे। अगर आप समाज के रूल रेगुलेशन में चलते हो तो आपका जो जीवन होगा हमेशा प्रसन्न फुल रहेगा, प्रसन्नता ही रहेगी, आप दुखी में कभी नहीं जाओगे। समाज नियंत्रण उसे अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रण में रखने का अवसर भी प्रदान करता है। आज दुर्घटना ये सब घटने का जो कारण होता है, आप समाज नियंत्रण से आप बाहर हो चुके हो, आप अपनी मर्जी चलाना चाहते हो, अपनी इच्छाओं और भावनाओं को स्वतंत्र रखना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप समाज में रहते हो तो समाज के नियम और नियंत्रण में रहना भी आपको आवश्यक होता है। अगर समाज के रूल रेगुलेशन को आप अनदेखी करोगे तो आपको जो है गलत रास्तों पे ही चले जाओगे, और गलत रास्ते पे जाओगे तो सदैव जो है आप गलत रास्तों को चुनोगे या गलत काम ही करोगे। इसके अनावश्यक प्रतियोगिता नहीं बढ़ती है और लोग सीमित हालत के अंतर्गत जीवन व्यतीत करते हैं। तो वही कहते हैं ना, अगर समाज के रूल रेगुलेशन चलोगे तो अनावश्यक प्रतियोगिता नहीं बढ़ती है और इस हालत में आपका जीवन जो है अच्छा व्यतीत होता है। परंतु जब समाज नियंत्रण एक बार समाप्त हो जाता है तो अनावश्यक गलत प्रतियोगिता आरंभ हो जाती है। तब जो होता है लोग गलत रास्तों पे जाना स्टार्ट कर देते हैं और लोग दुखी हो जाते हैं। जब उनके दुख अपनी सीमा पार कर जाते हैं तो आत्महत्या का तत्व उत्पन्न हो जाती है। एक व्यक्ति को आत्महत्या करने का उसका प्रभाव उसके
पूरे परिवार पर भी पड़ता है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर गलत कदम उठाता है तो आप तो समझते होंगे कि आपने जो कदम उठाया आपके लिए सही था, लेकिन आपने एक बात नहीं जाना कि आपने अपने परिवार को एक एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक है, आपने एग्जाम्पल दे दिया है कि अगर दुखी हो जाओ तो आत्महत्या कर लो। इसकी वजह से क्या होगा कि आपके परिवार के कई सदस्य जो है इसी कारण से, इसी आगोश में सो जाएंगे। तो आप अगर अपने से प्यार करते हो तो ऐसे कदम कभी भी लाइफ में न उठाओ। दुखी हो तो आप प्रसन्न रखने की कोशिश करो, आप दूसरी चीजों को देखो। आज आपको पता ही है कि चारों तरफ इतनी खुशियां बिखरी हुई है, सिर्फ उसको समेटने वालों की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रहता है। ठीक है, उसके चारों तरफ समाज में इतनी कुछ बिखरा हुआ है, उसकी जिंदगी प्रत्येक कोने से किसी अन्य के साथ जुड़ी हुई होती है। यानी आपके लिए सिर्फ एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पता है, अगर मान लीजिए आपके प्रेमी ने आपको धोखा दिया है, तो क्या आप प्रेमी के लिए जीवन जी रहे थे? बचपन से क्या प्रेमी के लिए जिंदा थे? अरे नहीं, आपके पास माँ बाप है, भाई बहन है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके इतने लोग चाहने वाले हैं, तो आप एक के लिए ऐसा कदम उठा रहे हो। ये कहाँ की उचित है और कहाँ के लिए सही है? तो यही तो बात यहाँ पर जो है दुखमय ने साफ शब्दों में कहा है कि उसकी जिंदगी प्रत्येक कोने से किसी अन्य के साथ जुड़ी हुई है। यानी हर एक व्यक्ति जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। फिर एक व्यक्ति के लिए उसने ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। अंतर समाज नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। दुखमय का कहना है कि जब आत्महत्या की दर में वृद्धि होती है तो मानवीय संबंध में परिवर्तन होता है। तो बात तो सही है ना कि समाज में जब ऐसी कदम उठाई जाएगी तो मानवीय संबंध में परिवर्तन तो होगा ही होगा। कई लोग तो आपसे संबंध ही तोड़ लेते हैं। समय के मांग के अनुसार समाज के जो ढांचों में परिवर्तन होता रहता है। इससे क्या होता है, समाज के ढांचा में परिवर्तन होता चला जाता है। कई बार गैर समाजी तथ्य भी समाजी परिवेश की प्रभावित करते हैं। अगर आप ऐसे कदम उठाओगे ना तो बहुत से समाजी तत्व जो होते हैं इसका गलत कदम भी उठा लेते हैं। ऐसे बहुत से देखे होगा, आपने फिल्म में भी देखा होगा कि जो लड़का होता है कोई असामाजिक तत्व होता है और वो क्या करता है, लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है और उसको रिलेशन में फंसा लेता है और प्रेम के जाल में फंसा के फिर उसको छोड़ जाता है। और वो लड़की क्या करती है, उसके पास कोई चारा ही नहीं बचता। तो ऐसा तो आप फिल्म में भी देखते हो, आम होती है। तो यही बात है कि जो गैर समाजी तत्व है वो भी जो होते हैं इसका परिवेश का फायदा उठा लेते हैं। इस प्रकार समाज नियंत्रण रखने वाले लोगों को आत्महत्या करने से रोका जा सकता है। जो व्यक्ति सामाजिक नियंत्रण में रहते हैं, समाज के साथ चलते हैं, उनको आत्महत्या से रोका जा सकता है। समाज में आत्महत्या की दर कम करने के लिए समाज नियंत्रण बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि समाज में अगर रह रहे हो तो आपको सदैव याद रखना चाहिए कि समाज जिन चीजों को मान्यता नहीं देती है वो चीज नहीं करना चाहिए। अगर वो चीज करोगे तो हमेशा ही जो है अपने आप को दुखी अवस्था में ही पाओगे। उसके पश्चात है हमारा सामाजिक संगठन। देखिए, दुखमय ने कहा है कि सामाजिक विघटन आत्महत्या के आधारभूत कारक है। जब प्रेम, सहयोग और पारंपरिक निर्भरता के आधार पर आधारित समाज की एकता समाप्त होने लगती है तो आत्महत्या के लिए उत्तरदायी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। मैंने साफ शब्दों में आपको कहा है कि प्रेम और सहयोग, यानी सहयोग और पारंपरिक निर्भरता ही आत्महत्या के कारणों का जन्म देता है। क्योंकि व्यक्ति जो होते हैं किसी एक व्यक्ति पे आश्रित हो जाते हैं। अरे नहीं, आप लोग खुद भी इतने सक्षम हो कि अपना जीवन को सही रूप और रंग से आगे बढ़ा सकती हो। ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं हो, आपके साथ आपके माँ है, पिता है, भाई बहन, इतने सारे संबंधी हैं। फिर एक व्यक्ति से आप कैसे जुड़ सकते हो? जब वो व्यक्ति आपके लिए लॉयल नहीं है तो आप क्यों इतने टेंशन में हो, आप क्यों इतनी तकलीफ ले रहे हो कि इसके लिए आपने गलत कदम उठा लिया है? आपका जीवन जो है अमूल्य है, क्योंकि जीवन जो है दोबारा नहीं मिलता है। आप सोचते हो कि दूसरा जन्म हम लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मानव ये नहीं जानता है कि दूसरा जन्म लेगा कि नहीं लेगा, कहाँ लेगा, किस रूप में लेगा, और ये बातें आपको याद नहीं रहेगा। तो क्यों अमूल्य जीवन को जो है नष्ट करने में लगे रहते हो? इसमें दुखमय ने साफ शब्दों में भी कहा था कि इन सब कारणों का जो है प्रेम, सहयोग, पारंपरिक निर्भरता के आधार पर भी समाज की एकता समाप्त होने लग जाती है। तो आत्महत्या की उत्तरदायी स्थिति उत्पन्न भी होने लगती है। सामाजिक संगठन और आत्महत्या की भावना का जो पारंपरिक संबंध है, क्योंकि धर्म एक बंधन है जो लोगों को एक साथ रखता है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि धर्म जो है हमें अच्छा कर्म सिखाता है, न कि हमें भेदभाव करना सिखाता है। धर्म एक तरह का हमारा बंधन है, क्योंकि आप जिस धर्म में हो, जिस जाति में हो, उसमें बहुत से रूल रेगुलेशन ऐसे होते हैं जो आपको समाज में बंधे रहने के लिए प्रेरणा देती है। इसलिए एक धर्म बंधन है जो लोगों को एक साथ रखता है। जब समाज में स्थिति और सामाजिक कारक समय और हालातों के साथ बदल जाते हैं
है तो प्राचीन मूल्य में विश्वास रखने वाले लोग अपने आप को नए मूल्य के अनुसार नहीं ढाल पाते हैं और कई लोग इनका विरोध भी करते हैं। यह संघर्ष अनुशासनहीनता उत्पन्न करती है। और आपको पता है, अगर आप पुराने चीजों को लेकर थोड़ा मोड़ा नहीं चलोगे तो आपके अंदर जो होता है अनुशासनहीनता उत्पन्न करती है और अनुशासनहीनता आत्महत्या का कारण बनती है। इस बात को समझने के लिए हम 1990 में हुई मंडल आयोग की घोषणा को ले सकते हैं। उस समय मंडल आयोग का विरोध करने के लिए अनेक लोगों ने आत्महत्या किया था। इस प्रकार समाज विघटन की स्थिति आत्महत्या के लिए उत्तरदायी होती है। दुर्खमय का यही कहना है कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है और सामाजिक विघटन और सामाजिक संगठन इसके लिए उत्तरदायी होती है। कहते हैं समाज में कोई बात नहीं माना जाता है तो लोग ऐसे कदम उठाते हैं सरकार को डराने के लिए, हिलाने के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि ऐसे करके कुछ नहीं होता है, सिर्फ समाज को विघटन की तरफ ले जाया जाता है। आपने देखा भी हो, कई आंदोलन होते हैं, लोग ऐसे कदम उठाते हैं, लेकिन मेरा विचार सदैव ये रहता है कि व्यक्ति ने स्वयं अपना नहीं उठाया है कदम, या तो वहां के जो लोग होते हैं या कोई मंत्री होते हैं वो प्रेरित करते हैं दूसरे की सरकार गिराने के लिए। और ऐसा किसी भी लोग को करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इंसान का दूसरा नाम ही लालच है। लालच बस क्या करते हैं, जब उनको पैसा की लालच दी जाती है तो सोचते हैं कि हम क्या करें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का जो है अपना दायित्व होना चाहिए और अपना जीवन का जो है अमूल्य वरदान को नष्ट नहीं करना चाहिए, चाहे जो भी हो। इसमें दुर्खिम ने साफ शब्दों में कहा था, द कंक्लूजन फ्रॉम ऑल दिस फैक्ट इज दैट इज सोशल सुसाइड रेट कैन बी एक्सप्लेन ओनली सोशियोलॉजिकली, यानी समाज ही इसका जिम्मेवार है और समाज के रेगुलेशन जब टूटता है तो जो है ऐसी स्थिति पैदा होता है। उसके बाद हमारा है आत्महत्या का रूप। देखिए आत्महत्या का रूप कैसा होता है। अब आत्महत्या भी कई प्रकार की होती है। देखिए दुर्खिम ने आत्महत्या के 3 रूप दर्शाया था। उन्होंने पहला बताया था स्थिति कारण आत्महत्या, एक होता है बलिदान पुनः आत्महत्या, एक भावनात्मक आत्महत्या। तो बलिदान तो चलो हम समझ गए कि बलिदान होता है, यानी हम अपने कर्म को अच्छे बनाने के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए हमने बलिदान दे दिया। तो बलिदान कहते हैं ना, अभी तो अंग्रेज है नहीं तो बलिदान देने की क्या आवश्यकता है। सबसे पहले आता है हमारा स्थिति कारण आत्महत्या। यह बाहरी अस्वीकार योग्य हालत का परिणाम है जो किसी व्यक्ति के लिए अत्यधिक निराशा का कारण बनता है। इस तरह की आत्महत्या उस हालत में की जाती है जब आदमी उन हालत का सामना नहीं कर सकता है जो आकस्मिक उत्पन्न हो जाता है। आकस्मिक का मतलब होता है दोस्तों कि आपको एक बहुत से जो है आपको दुख मिला, जैसे मैंने अभी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बताया था कि आकस्मिक उनके बहुत से दुख मिला, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कदम नहीं उठाया। तो यहाँ दुखमय की बात भी कुछ हद तक गलत हो जाती है कि आकस्मिक कारण जो होता है लोगों की भावनाएं और विचारधारा को भी यहाँ पर मान्य रखा जाता है। यह स्थिति जो है नॉर्मल स्थिति से बाहर होती है। दुर्खिम ने इसकी परिभाषा करते हुए कहा था कि anomaly there is as the regular as specific effect in the society is over modern society, some of the spring from which is the annual conduction feed। ठीक है, लेकिन जो भी बात बोला, लेकिन इस बात को जो है आकस्मिक का मतलब होता है अनजान यानी अचानक मिलने वाली दुख। ठीक है, तो अचानक दुख तो बहुत से लोगों को मिलते हैं, लेकिन सब लोग जो है अपना होप नहीं खो देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, कुछ कमजोर व्यक्ति जो कि दुनिया के सबसे कमजोर मैं मानता हूं, वो अपना जो है अपनी समर्था को खो देते हैं। इस प्रकार बाहरी और अस्वीकार योग्य हालत सामाजिक विघटन का कारण भी बनती है। कहते हैं बाहरी और अस्वीकार योग्य, जो स्वीकार नहीं किया जा सकता हालात समाज की जो है विघटन के कारण भी बनती है। इस सामाजिक विघटन के कारण समाज की नियंत्रण समाप्त हो जाती है और व्यक्ति को अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मार्ग और साधन नहीं मिलते हैं। जब मार्ग और साधन नहीं मिलते हैं तब जाके उन्होंने ऐसा कदम उठाते हैं। इसमें जो है क्वार्टर आई रेसबर्ग ने इसको परिभाषित किया भी था कि एनोमोडिस means to be a condition of normal gas of normal vacuum. There is compression of the rules as strains and sometimes refer to the degradations। तो अपनी अपनी विचारधारा है और अपनी अपनी सोच है। हमने पूर्व देखा है कि दुर्खिमी व्यक्तिगत व्यवहार और उचित कार्य पर किसी प्रकार के सामाजिक नियंत्रण होने में विश्वास करता है। जितनी देर तक सामाजिक नियंत्रण नहीं होता है, आवश्यकताओं और समृद्धि में वृद्धि व्यक्तियों को पतन की ओर जरूर ले जाता है। ऐसा पतन उसकी जिंदगी को उद्देश्यहीन बना देता है और निराशा कारण बन जाता है और परिणाम आत्महत्या में निकलता है। इसमें यह दुर्खिम ने कहा था, इन एनोमिक्स society's influence of belongings to the basically or individual position thus the living them without a check therein। तो ये बात तो साफ था कि दुर्खिम ने अपने विचार कुछ बहुत ठोस उदाहरण द्वारा प्रस्तुत भी किया था। वो कहते हैं कि आर्थिक मंदी अथवा आर्थिक खुशहाली की स्थिति आत्महत्याएं बढ़ जाती है।
यानी had it not been so there is would be have been no suicide among to the affluent class of people and their present to the countries। तो ये चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। लेकिन उसके बाद हमारा है बलिदान। देखिए बलिदान पुण्य आत्महत्या, यानी यह जो है भावनात्मक आत्महत्या के बिल्कुल विपरीत है। इस प्रकार के समय व्यक्ति अन्यों के कल्याण करने के लिए आत्महत्या करता है, यानी दूसरे कल्याण के लिए यह आत्महत्या किया जाता है। इनका बुनियादी उद्देश्य जो होती है समाज कल्याण के प्रति अथवा अन्य के हितों के लिए बलिदान करने की इच्छा होती है। जापानियों की ओर से गमकिड़ी और भारतीय स्त्रियों की ओर से सती होना, देश की स्वतंत्रता के लिए मृत्यु के गले लगाना, इस प्रकार की आत्महत्या के उदाहरण हैं। कहते हैं पहले के समय में जो होता था गर्मी की जापानी एक आत्महत्या का पद्धति थी, और भारत में तो आपको पता ही कि सती प्रथा इसमें सबसे आगे था। लेकिन सती प्रथा जो थी लोगों ने ऐसा विश्वास बना दिया था जहां पर जो है उन लड़कियों को जो जिनकी पति मर जाते थे उनको विवश होकर जो होता था आत्महत्या करना पड़ता था। उनके साथ इतना वो लोग व्यवहार करते थे, गलत तरीका रूल यूज करते थे, तो वो सोचते थे कि मर जाना ही उनके लिए सही और कदाचित उचित रहेगा। क्यों? क्योंकि उनको जीने भी कहाँ देते थे, वो विधवा रूप में भी जीना चाहती थी। तो आपको पता ही है कि उसमें बाल विवाह थी। अब बाल विवाह में छोटे उम्र में अगर पति किसी को मर जाता था तो उसको जो था उम्र भर जो है विधवा रह के ही जीवन व्यतीत करना पड़ता था। तो आप समझ सकते हो कि ऐसी दशा में उनको जीवित रह के क्या मिलता था। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जापानियों में भी ऐसी प्रथा थी जिसको नाम था गमकिड़ी जो ऐसी अवस्था थी जिसमें सती प्रथा होने की जो है पद्धति थी। कहते हैं यानी आत्महत्या करने की पूरी छूट थी उसमें। तो ये दोनों जो थी उदाहरण थी हमारे समाज में। Atheistic society is a manifestation of a conscience and collective to which is strong in the sense of sub-orienting individual to group of interest and which has the particular content to the low relations and individual life and relative to group of life। तो ये साफ बोला गया है कि बलिदान आत्महत्या उद्देश्य तथा मूल्य से प्रेरित होती है। जब हम देखते हैं कि हमारे मूल्य और उद्देश्यों की हानि पहुंच रही है, जब हम बलिदानात्मक आत्महत्या के लिए तैयार हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि बलिदान दे रहे हैं, लेकिन ऐसा बलिदान कोई काम का नहीं होता है जो किसी के जीवन का अंत कर दे। यानी प्रेजेंट साफ शब्दों में इस बात को कहा भी था कि इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द कन्वर्साइज कलेक्टिव इन देयर सेंस ऑफ ग्रुप प्रेशर एट द एक्सपेंस ऑफ देयर क्लेम ऑफ इंडिविजुअलिटी। तो ये तो साफ आप समझ सकते हो कि इसमें जो है उकसाना कहते हैं, बलिदानात्मक कह सकते हैं। जो हमारी मूल्य जो है उद्देश्य खत्म होने लग जाता है तो हम कहते हैं अपने आप को बलिदान। उसके पश्चात हमारा है अब भावनात्मक आत्महत्या यानी इगोइस्टिक सुसाइड। देखिए दुर्खिम का विचार है कि जब कोई व्यक्ति जिंदगी से उब जाता है अथवा कह ले कि एकांकिक हो जाता है यानी अकेला रहना लग जाता है, तो उसे अनुभव होता है कि वह अकेला रह गया है, समाज में उसके लिए कोई जगह बाकी नहीं बची है या किसी की और उसकी कोई आवश्यकता नहीं रही है, तो वह स्वयं को समाप्त कर लेता है। देखिए दोस्तों ये बात मैंने बोला है लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि अकेला, अगर मान लीजिए आपको कोई अकेला छोड़ देता है, समाज ही इस तरह से बन चुका है कि लोग साथ में रहना ही पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप आत्महत्या कर लोगे? नहीं, आप एक नया जीवन की तलाश करोगे और एक नया जीवन के करोगे। तो इसमें तो चलो भावनात्मक है कि आपको सभी ने त्याग दिया है, आप अकेला रह गए हो, आपसे कोई बात तक भी नहीं कर रहा है, अरे रहने दो, नहीं बात करता है मत करो, अपना जीवन जियो ना, जीवन अमूल्य है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है, इसलिए दुर्खिम ने साफ शब्दों में भी कहा भी था कि उसके लिए कोई जगह बाकी नहीं बच जाती है या किसी को उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती है, तो वह स्वयं को समाप्त कर लेता है। इस प्रकार के व्यक्ति बहुत ही एकांत पसंद होते हैं, वह स्वयं को समाज से दूर रखते हैं और केवल अपने विषय में ही सोचने पसंद करते हैं, और इस प्रकार वह एक दिन ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां स्वयं को समाप्त कर लेते हैं। प्राय देखा गया है कि जो व्यक्ति अकेला अपने हितों के विषय में सोचते हैं और समाज के अन्य सदस्यों के हित के विषय में नहीं सोचते हैं, वो व्यक्ति इस प्रकार की आत्महत्या ही करते हैं। इस प्रकार की आत्महत्या करने वाले में अधिकतर अविवाहित, छोड़े हुए अथवा विधुर व्यक्ति अथवा अविवाहित लड़कियां, तलाकशुदा अथवा विधवा स्त्रियां सम्मिलित होती हैं। क्योंकि जो लोग विवाहित अथवा सुखी जीवन जीने वाले होते हैं उनके पास जीवन जीने का मकसद होता है, उसके जीवन की उपयोगिता होती है और वो समाज बंधनों से बंधे होने के कारण आत्महत्या के विषय में नहीं सोचते। दुर्खिम ने सामाजिक पहलुओं से भावनात्मक की व्याख्या इस प्रकार भी किया है। इन egoistic society has a foundation in the truly collective the activity through the depressive the letter of the object and meaning to the egoistic society is commemorated by their people who is become the introvert and have less desire to live and the company of this other। देखिए बात तो सही भी है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन आज आधुनिक युग है। आज जो है
अविवाहितता की बात ही खत्म हो जाती है। आज तो कहते हैं ना, समाज में न सती प्रथा है, न बाल विवाह है, न ही आपका जो है किसी व्यक्ति को शादी करने से मना की जाती है। विधवा भी बच्चे व्यक्ति हो जाते हैं तो उसको दूसरा मैरिज करने का अधिकार है। तो कहते हैं आज के समाज में तो आत्महत्या का प्रश्न ही नहीं उठता है। बेशक आज के लोग जो है बहुत काफी जिज्ञासाहीन हो चुके हैं, ठीक है, हर चीज को जानने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं, आज मोबाइल टीवी ये सब नहीं मिलता है तो गलत कदम उठाते हैं, लेकिन ये सब नहीं है हमारी आवश्यकता। आज कहते हैं ना, सुसाइड करने की थ्योरी ही चेंज हो गया है। पहले में तलाकशुदा करते थे, विधवा स्त्री करती थी क्योंकि उनको जो है वैवाहिक जीवन के सुख नहीं मिलते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज सभी जो है अपना मैरिज कर सकते हैं, लेकिन आज सुसाइड का जो कारण बनता है, आज हमारा समाज स्वयं बना रहा है। आज बच्चों को मोबाइल दिया जा रहा है, बच्चों को सब कुछ दिया जा रहा है, तो वो क्या ऐसी घटना आपको देखने को भी मिलता होगा कि माता पिता बच्चों को मोबाइल नहीं देते, बच्चे क्या करते, गलत कदम उठा लेते हैं। अरे भाई, मोबाइल में क्या रखा है? आप देखिए, आप अपने माता पिता के अनुसार चलिए। अगर आप वो मना कर रहे हैं आपको रखने से, तो मत रखिए। बच्चों को मोबाइल रखने का समय नहीं होता है, बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने का समय होता है। जो बच्चे बड़े हैं, ठीक है, उनको तो चलो कोई बात नहीं, वो तो अपना सेल्फ भी अपना जीवन करके अपना जो है अपना पैसे कमा के खरीद लेते हैं, बट छोटे बच्चों की तो आवश्यकता ही नहीं है। आज देखा गया कि छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे कदम उठा रहे हैं जो कि गलत है और सही नहीं है। चलिए, उस समय की परिस्थिति जो थी, लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी नहीं है। आज जो लोग हैं समझदार हैं, ठीक है, बहुत काफी इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद हमारा है परिवर्तनकारी प्रकृति। देखिए, आत्महत्या के दर और प्रतिशत विभिन्न सोसाइटियों में विभिन्न होती है। जिस समाज में लोग समाज आदर्शों के विरुद्ध हो जाते हैं, जहां कोई समाजी बाधा नहीं, उसमें आत्महत्या की प्रतिशत अधिक होती है। ग्रुप चेतना और धार्मिक सामाजिक संस्थाओं की ओर नियंत्रण और अन्य बातों में आत्महत्या दर में कमी के दायी होती है। यानी दुर्खिम ने स्वयं ही कहा था, सुसाइड वेरियस इंडिविजुअल्स विद देयर डिग्रीज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स ऑफ विच इज द इंडिविजुअल फ्रॉम अपार्ट। यानी दुर्खिम ने आंकड़ों के ठोस तथ्यों के आधार पर आत्महत्या की परिवर्तनशील और प्राकृतिक का अध्ययन किया था। इन कारकों के आधार पर उसने सिद्ध करने का प्रयत्न भी किया था कि आत्महत्या एक परिवर्तनशील वस्तु है। धार्मिक स्थिति इस अधिक प्रभावित करती है और इस संबंध में दुर्खिम ने इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अविवाहित और छोड़े हुए लोग विवाहित लोग अधिक आत्महत्या करते हैं। वैवाहिक लोगों में वह जिनके कोई बच्चा नहीं होता है अथवा बच्चे की मृत्यु हो जाती है और वो दुखी रहते हैं, तो वो आत्महत्या का शिकार हो जाते हैं। सामान्य लोग एवं नागरिक की तुलना में सिपाही और कठिन कार्य में लगे लोग अधिक आत्महत्या करते हैं क्योंकि वो अपने जीवन से उब जाते हैं। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स अधिक आत्महत्या करते हैं। स्त्रियों से पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। युवाओं से अधिक बड़ी आयु के लोग इसका शिकार होते हैं क्योंकि बड़े लोगों को जो होता है, जो बड़े वृद्ध होते हैं, उनको सुख सुविधाएं नहीं दी जाती है, तो वो जिंदगी के हौफ से दुखी हो जाते हैं। ठीक है, बहुत से लोग जो होते हैं अधिक उम्र के, वो इसी कदम का जो है अनुसरण भी करते हैं, जो कि उनको करना नहीं चाहिए। उनको तो स्टार्टिंग से ही अपना जीवन को सही मार्गदर्शन पे लगाना चाहिए। आत्महत्या सर्दियों की तुलना में गर्मी में अधिक हो जाती है और ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र से अधिक लोग आत्महत्या करते हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में, नगर में बहुत ही आजकल आत्महत्या देखने को मिलता है। आत्महत्या जो सर्दियों की तुलना में गर्मी में अधिक होती है क्योंकि सर्दी में लोग सिमट जाते हैं और गर्मी में जो लोगों के अंदर खून जो होता है खौल रहा होता है गर्मी की वजह से, तो कहते हैं वो लोग काफी परिस्थिति से भी दुखी होते हैं और ऐसे कदम उठाने के लिए उनका समय जो होता है अनुकूल होता है। लेकिन ऐसा करना कहीं हद तक उचित नहीं होता है। ये तो आपको भी पता है कि जीवन बहुत अमूल्य होता है। आप कह सकते हो कि मूल्यांकन, इन सारे शब्दों को मूल्यांकन किया जाए और इन सब शब्दों को जाना जाए, तो एक बात तो साफ क्लियर हो गया है कि दुर्खिम की आत्महत्या की थ्योरी पूर्णतः उसके अपने सामाजिकवाद पर आधारित है। उसका कहना है कि समाज और सामाजिक कारक मुख्य आत्महत्या के लिए उत्तरदायी होते हैं। जब समाज में एकता विद्यमान होती है तो लोग पारंपरिक प्रेम और सहयोग से रहते हैं। अमन और शांति के पर्यावरण होता है तो लोग जिंदगी को प्रेम करते हैं और इस प्रकार जो आत्महत्या करने के अवसर कम होते हैं। परंतु इसके विपरीत जब समाज में एकता का अभाव हो जाता है तो लोगों में ईर्ष्या बढ़ जाती है और समाज में अराजकता और अशांति उत्पन्न हो जाती है और इस प्रकार लोगों की दुखी मनों का रुझान आत्महत्या की ओर जाता है। इसमें दुर्खिम ने साफ शब्दों में कहा था, सोसाइटी इज डायनामिक एंड नेचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेक्स, क्लाइमेट, circumstance, etc. This is true of all types of society, whether to egoistics and altruistics. तो ये बात तो क्लियर और साफ है कि हम समाज में जो है इन चीजों की वजह से ही काफी प्रभावित होते हैं।
अंत में ये बात कहा जा सकता है कि दुर्खीम की थ्योरी की समाज और सामाजिक कारक आत्महत्या की पूर्णतः उत्तरदायी है। उचित नहीं है, क्योंकि सामाजिक कारकों के अतिरिक्त कुछ अन्य भी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारक भी हो सकते हैं जिसके कारण कोई मनुष्य आत्महत्या के प्रेरित होता है। ऐसा लगने लगता है कि समाज में उसका कोई नहीं रहा अथवा फिर किसी के उसकी आवश्यकता नहीं रही। इस प्रकार वह मानसिक उलझन का शिकार होकर आत्महत्या की ओर प्रेरित होता है। तो चलिए हम आते हैं श्रम विभाजन के सिद्धांत पे। कहते हैं श्रम विभाजन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए इसमें यही बात बताया गया है, दुर्खीम ने श्रम विभाजन क्षेत्र में बहुत ही बहुमूल्य योगदान दिया और दुर्खीम को जो है श्रम विभाजन के लिए कई पुरस्कार भी मिला और उसका जो है अग्रसर स्थान भी है। दुर्खीम के अनुसार समाज शास्त्र तथ्यों का अध्ययन कराता है। दुर्खीम प्रथम विचारक था जिसने श्रम विभाजन का अध्ययन भी किया था। दुर्खीम ने इसे एक नैतिक तथ्य माना था। भौतिक तथ्य का समाज में जो कार्य होता है, जैसे समाज में एकता, व्यक्तियों में प्रेम, संयोग, सहमति, सहानुभूति आदि के गुण उत्पन्न करना इत्यादि, वही कार्य समाज में श्रम विभाजन का भी होता है। यह समाज की तत्कालीन समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। श्रम विभाजन से एक सामान्य चेतना और जागरूकता उत्पन्न होती है जो कि समाज की सामाजिक एकता को बनाए रखता है। श्रम विभाजन में व्यक्तियों में व्यक्तित्व के लिए उत्पन्न हुआ संघर्ष कम हो जाता है। वो व्यक्तियों में सहयोग और संयोग पर निर्भर उत्पन्न करता है जो सामाजिक एकता का मूल्य स्रोत भी होता है। श्रम विभाजन जो है सामाजिक परिवर्तन और समाज विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। दुर्खीम के अनुसार जो है डिवीजन ऑफ द लेबर इज द वेरिएबल एंड अदर सोशल इवेंट फ्लो ऑफ फ्रॉम इट्स। तो इन्हें साफ शब्दों में बात बोला कि डिवीजन ऑफ द लेबर इज अ वेरिएबल एंड अदर सोशल इवेंट फ्लो फ्रॉम इट्स। तो ये साफ शब्द में कहा गया था, ठीक है कि इसको डिवीजन किया गया है और इसको जो है सोशल इवेंट भी बनाई गई है। सभ्यता संस्कृति को श्रम विभाजन से अच्छी तरह समझा जा सकता है। श्रम विभाजन को प्रत्येक क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे कि परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है, परंतु इससे भी श्रम विभाजन पाया जाता है, यानी सबसे छोटी इकाई में भी जो है श्रम विभाजन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त समाज के प्रत्येक क्षेत्र में यथा किसी संस्था में, संगठन में, किसी फैक्ट्री अथवा कारखानों में, सामाजिक दलों में, सरकार में, विभागों में, कार्यकालों में और जो है ट्रेड यूनियन में श्रम विभाजन को स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि श्रम विभाजन के बिना किसी भी उद्देश्य को पूर्ण करना संभव नहीं है। दुर्खीम ने इसकी सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला है और पर्सन्स ने इसके विषय में भी कहा था। यानी पर्सन जो था एक साइंटिस्ट था, उसने साफ शब्दों में बात बोला था सिग्नल के लिए इज अ कंटेंट जम्स ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल द स्टिमुली एलिमेंट ऑफ दुर्खीम्स इज अ लेटर टू द थ्योरेटिकली ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है कि इन्होंने जो कंटेंट किया जम जो है ऑलमोस्ट हर एक क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा है दुर्खीम ने एक बात बोला था श्रम विभाजन का महत्व। तो श्रम विभाजन का महत्व जो था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। कहते श्रम विभाजन समाज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। कोई भी कार्य अथवा उद्देश्य श्रम के विभाजन के बिना पुण्य नहीं किया जा सकता। छोटे से छोटे परिवार में जिसमें केवल पति पत्नी हो, श्रम का विभाजन देखा जा सकता है। यानी छोटे से छोटे परिवार में भी जो है श्रम विभाजन देखा जा सकता है। पति काम करता है तो पत्नी घर संभालती है। बड़े परिवार में परिवार के सभी सदस्य कार्य का परस्पर विभाजन कर लेते हैं और प्रत्येक सदस्य अपने अपने कार्य को करते हैं और वह इसकी कार्य के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। फैक्ट्री में विभिन्न कार्यों को विभिन्न वर्करों में बांट दी जाती है और उन्हें उस कार्य को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व सौंप दिया जाता है। जैसे सरकार का कार्य विभिन्न जो है मंत्रियों में बांट दी जाती है और उन्हें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों का चार्ज दिया जाता है जिनके कार्य के लिए वो उत्तरदायी होते हैं। छोटे से छोटे कार्यालय में भी श्रम का जो है विभाजन किया जाता है। संपूर्ण कार्य जो है सुपरिटेंडेंट, सहायकों और क्लर्कों के चपरासियों पर बांट दिया गया होता है। अपनी पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में कहा है कि डिवीजन ऑफ द लेबर इज द बेसिस नेसेसिटी ऑफ द सोसाइटी। यानी दुर्खीम ने साफ शब्दों में इसको कहा है कि डिवीजन यानी इसको बांटना ही लेबर इज बेसिक जरूरत होती है सोसाइटी में। दुर्खीम के अनुसार किसी भी वस्तु का महत्व उसकी उपयोगिता तो सामाजिक अवस्थाओं पर निर्भर करती है। दुर्खीम ने साफ शब्दों में बात कहा था कि किसी वस्तु की जो उपयोगिता है वो सामाजिक अवस्थाओं पर निर्भर करती है। यानी उपयोगितावादी व्याख्या से घटनाओं के कारणों का कोई पता नहीं चलता है। सामाजिक तत्वों में व्यक्ति से अधिक शक्ति होती है। वो व्यक्तियों को प्रभावित भी करते हैं और उस पर अपनी सत्ता भी रखते हैं। श्रम विभाजन का आरंभ समाज में शुरू हो
ही चला आ रहा है और यह विभाजन हमारे परिवारों से आरंभ होकर कारखानों तक पहुंच जाता है। पहले यह विभाजन स्त्रियों पुरुषों के मध्य होती थी। पुरुष शिकार करते थे और औरतें घर संभालती थी। तब पर जो पश्चात ये समाज के प्रत्येक क्षेत्र में फैल गई। तो ये तो आपको भी पता है कि समाज में दो पहिए पे जो है, दो साइकिल के पहिए पे जो है समाज की गाड़ी चलती है। एक स्त्री होता है, एक पुरुष होता है। पुरुषों का काम होता है बाहर कार्य करना और स्त्री का काम होता है घर संभालना। लेकिन समाज में जो है श्रम विभाजन आज जो है विस्तृत रूप धारण कर लिया है। आज इसका परिभाषा भी चेंज हो चुका है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दुर्खम ने इस समय अपना जो है अध्ययन केवल आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखा, अतः उसने इसे अन्य पहलू में भी किया और इसे एक विशाल समाज विज्ञान दृष्टिकोण के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश किया। श्रम विभाजन के अनुसार समाज की आधारभूत आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी निपुण, योग्य, विद्वान और शक्तिशाली हो, सभी कार्यों को अकेला नहीं कर सकता है। ये तो आपको भी पता है और मुझे भी समझ है। यह असंभव बात है कि एक व्यक्ति सभी बातों को अकेला कर सके। यदि कोई ऐसा प्रयत्न करता है तो वो उसमें सफल नहीं हो पाता है, यानी सफलता उसको नहीं मिल पाती है। अगर कोई व्यक्ति अकेला कर रहा है तो उसको बहुत ही कड़ा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। क्योंकि दुर्खिम ने बात तो थोड़ा कुछ हद तक गलत भी कहा, क्योंकि कहते हैं कि अगर कुछ व्यक्ति जो है अकेला भी करना चाहता है और उसमें सक्षम है तो कर सकता है, लेकिन हर बात नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए कोई चाहता है अपने आप को प्रगति करना, तो प्रगति के रास्ते पे अकेला ही चलना पड़ता है, कई बंदे नहीं होते हैं। लेकिन इसमें यह बात भी आ जाती है कि उसमें प्रगति के रास्ते पे जब चलोगी तो हजारों लोग जो है आपके सामने समक्ष खड़ा जरूर हो जाती है। तो अकेला शायद करना संभव भी नहीं है, असफल, लेकिन ये बात कहना गलत है कि सफल नहीं हो सकती है। अरे भाई, कहते हैं अकेला व्यक्ति तो कहते हैं ना कुछ भी नहीं कर सकते, तो अकेला व्यक्ति तो अपना अस्तित्व भी नहीं बना सकते हैं, तो आगे क्या कर लेंगे। समाज है तो हर एक व्यक्ति की आवश्यकता भी है, तो ये बात कई हद तक भी है प्रयत्नशील ही रहेगी। उसके पास सभी कार्यों को करने के लिए समय नहीं हो सकता। यदि वह सभी कार्यों करने का प्रयत्न भी करे तो वह किसी भी कार्य को पूर्णतः नहीं कर सकता। प्रत्येक कार्य को संपूर्ण करने के लिए समय, विशेष योग्यता एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो आपको भी पता है कि घर में ऐसे बहुत से काम होते हैं जो एक व्यक्ति को करना संभव नहीं होता है, जो कि एक व्यक्ति के पास होना असंभव है। अंततः यदि सभी कार्यों को पूर्ण करना है तो उन्हें विभिन्न व्यक्तियों को मध्य ही बांटना पड़ेगा, जिसके पास उस कार्य के लिए समय, योग्यता और प्रशिक्षण भी हो। बल्कि एक कार्य को ठीक तरह से पूर्ण करने के लिए उसके भागों को आगे विभिन्न व्यक्तियों में बांटना आवश्यक होता है। इस संबंधी एक स्कूटर बनाने वाले फैक्ट्री की उदाहरण भी दी जा सकती है। संपूर्ण फैक्ट्री के आगे कुछ सेक्शनों में बांटा गया है। स्कूटर का इंजन कोई और बनाता है, हैंडल कोई और बनाता है, सीट कोई और बनाता है, बॉडी और कहीं और से बनती है, पहिए कहीं और से बनते हैं, टायर कहीं और से बनते हैं और अन्य भाग के निर्माण के लिए विभिन्न कार्य करते हैं। सेक्शन होल्डर अकेला स्कूटर को इस भाग को नहीं बना सकता। पूरी फैक्ट्री का मैनेजर अथवा मालिक पूरे स्कूटर को नहीं बना सकता। इन उदाहरणों को श्रम विभाजन का अर्थ, आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट हो जाती है। ये बात तो सच भी है और सत्य भी है। श्रम विभाजन जो है समाज के आर्थिक, राजनीतिक और जो है धार्मिक, सामाजिक, प्रशासनिक इत्यादि सभी क्षेत्रों के लिए भी आवश्यक है। देखिए, ये श्रम विभाजन जो है हर क्षेत्र में पाया जाता है, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक, सामाजिक या प्रशासनिक हो। श्रम विभाजन हर जगह जो है अपना दबदबा बनाए रखा है। उसके पश्चात है श्रम विभाजन के सोर्स और डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए, दुर्खिम ने जो है श्रम विभाजन पर अपने से पूर्व हुए विचारकों से विभिन्न विचार प्रस्तुत किए हैं। उससे पूर्व विचारक का कथन था कि श्रम विभाजन लोगों की ओर से उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की इच्छा का परिणाम है, परंतु दुर्खिम का विचार इसके विपरीत है कि श्रम विभाजन व्यक्ति की उस इच्छा का परिणाम है जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों से प्राप्त खुशियों और आनंदों को, सुखों का कायम रखना चाहता है। दुर्खिम आगे लिखते हैं कि श्रम विभाजन आज की बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम भी है। तो चलिए, ये बात तो कहीं तक सही भी है। दुर्खिम के अनुसार आज के औद्योगिक संघर्ष श्रम विभाजन का ही परिणाम है, क्योंकि जैसे जैसे समाज विकसित होता गया है, इसमें विशेषीकरण उत्पन्न होता गया है। इसे मशीनरी और अगणित दृढ़ता स्थापित होती जा रही है। कारखानों में श्रम विभाजन के बिना कार्य नहीं चल सकता है, क्योंकि एक पूर्ण वस्तु का निर्माण एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसे दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। श्रम विभाजन का समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महत्व है। कहते हैं औद्योगिक उन्नति श्रम विभाजन का एक आधारशिला है। देखिए, औद्योगिक क्रांति जो आई है ना, वो उन्नति श्रम विभाजन का आधारित होती है और इससे हम दो विचारधारा नहीं रख सकते हैं। कहते हैं श्रम विभाजन कई तत्वों पर निर्भर करता है। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन एक सामाजिक समझौता का परिणाम है, जो कि हम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को जो पूर्ण करने के लिए भी करते हैं।
आदि समाज में जो है श्रम भी समाज जो है श्रम विभाजन प्रचलित था, वहाँ यह केवल स्त्री या पुरुषों के मध्य था, परंतु आज समाज के प्रत्येक क्षेत्र में फैल गया है। समाज को अपना अस्तित्व स्थापित करने के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता पड़ती है और इसे स्थापित करने के लिए कुछ पारंपरिक और कानूनी नियंत्रण भी स्थापित किए गए हैं। अंततः कुछ सामाजिक नियमों के स्थापना की गई है। इस प्रकार धीरे धीरे श्रम विभाजन एक सामाजिक समझौता के रूप में विकसित हुआ है और पश्चात में से और सामाजिक नियम का भी रूप धारण कर लिया है। आज जो ये सामाजिक नियम का जो है रूप रंग रख लिया है। आगे हमारा है श्रम विभाजन में सम्मिलित कार्य, फैक्टर इन्वॉल्व टू द डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए दुर्खिम ने पूर्वगामी उपयोगितावादी विचारों का विचार था कि श्रम विभाजन लोगों के उत्पादन बढ़ाने और अधिक सुख प्राप्त करने की इच्छा के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया है, परंतु दुर्खिम का कहना था कि यह जनसंख्या में वृद्धि के परिणाम था। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन अधिक कुशलता प्राप्त करने की इच्छा का परिणाम था। इसका यह विचार नहीं था कि श्रम विभाजन केवल आर्थिक उत्पादन, प्रसन्नता एवं कल्पना में वृद्धि करने तक ही सीमित था, बल्कि इसका जनसंख्या वृद्धि में भी सीधा संबंध था। उसने साफ शब्दों में बात कहा था कि हैप्पीनेस इज द कनेक्टिव विद द सोशल हेल्थ विच इज द इन पैरेलल बाय द एक्सिस्ट ऑफ एवरी शॉर्ट इंक्लूडिंग सुपर अबाउंडेंस ऑफ मटेरियल लग्जरीज। तो इसने साफ शब्दों में बात को क्लियर भी किया था। उसके बाद श्रम विभाजन के प्रभाव देखिए, श्रम विभाजन के तो जो है बहुत से प्रभाव भी पड़ते हैं। कहते हैं जब हम कहते हैं कि श्रम विभाजन समाज के प्रत्येक क्षेत्र में फैला हुआ है, तो उसका अर्थ यह हुआ कि समाज का प्रत्येक क्षेत्र इससे प्रभावित भी है। श्रम विभाजन के जो है प्रभाव समाज के अस्तित्व को प्रभावित रखने में और बेहतर संगठन के लिए भी बहुत आवश्यक है। इसका जो है कुछ बातें हम इस पे भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। पहला तो यही आता है कि आत्मनिर्भरता, इंटरडिपेंडेंस। देखिए दोस्तों ये बहुत ही काम की बात होती है, ठीक है, कि विशेषीकरण के परिणाम स्वरूप किसी भी व्यक्ति को सभी कार्य करने के लिए आवश्यकता नहीं रहती है। वह एक कार्य में विशेषकृत हो जाता है और क्योंकि वह केवल एक कार्य में विशेषकृत होता है, उसे शेष कार्य के लिए अन्य पर भी निर्भर रहना पड़ता है। अंततः जो है निर्भरता श्रम विभाजन का एक उपहार है, यानी श्रम विभाजन जो है इसी से प्राप्त होती है। उसके पश्चात हमारा है जैविक सामाजिक एकता, यानी ऑर्गेनिक सोशल यूनिट, यानी जैविक ऑर्गेनिक, ठीक है, और सोशल यूनिटी। समाज का आरंभ में एक आकार की जो है मैकेनिकल एकता विद्यमान थी। मैकेनिकल एकता जो है व्यक्तिगत अंतर और विशेषीकरण के तत्व को मान्यता नहीं देती है। श्रम विभाजन के विकास से जो है मैकेनिकल एकता का स्थान ऑर्गेनिक सामाजिक एकता ले लेती है। इस प्रकार की जो है सामाजिक एकता में लोग एक दूसरे से सहयोग करते हैं और कुछ उद्देश्य एवं नियमों को ध्यान में रखते हुए एकता में जो है जीवन व्यतीत भी करते हैं। तो इसमें साफ शब्दों में जो है दुर्खिम ने कहा था कि दे डू नॉट लिव इन द मैकेनिकल मैनर्स बट ऑन द बेस ऑफ रीजंस, लॉजिक एंड नॉलेज। हम अपना जीवन जो है मैकेनिकल तरह से नहीं स्टार्ट कर सकते। हमारे जीवन में जो होता है लॉजिक एंड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके पश्चात हमारा है नए समूहों का निर्माण, तो ओरिजिन ऑफ द न्यू ग्रुप्स। कहते हैं श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप कुछ व्यक्ति विशेष पदों एवं कार्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं। इसके परिणाम से कुछ विशेष ग्रुप और हित उत्पन्न हो जाते हैं। समटाइम्स स्पेशल क्लास आर बॉर्न। तो ये तो बात साफ है और क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हमारा है सहयोग। देखिए कोऑपरेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी समाज के लिए। कहते हैं श्रम विभाजन एक विशेषीकरण के कारण, आत्मनिर्भर होने के कारण जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए लोगों को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। यानी द वर्ल्ड्स मॉडर्न सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ड ऑन द कोऑपरेशन विच इज द गिफ्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो आप समझ सकते हो कि वर्ल्ड्स मॉडर्न सोशल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं सब कोऑपरेशन पे ही डिपेंडेबल हैं। उसके पश्चात हमारा है नैतिक दबाव। देखिए मोरल प्रेशर। तो दुखमे ने कहा है कि इंडिविजुअलिज्म वाज अ मोरल ड्यूटी फोर्स अपॉन टू इंडिविजुअल थ्रू देयर डिवीजन ऑफ लेबर। तो साफ शब्द में कहा गया कि इस समाज में कोई भी व्यक्ति अपना निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। कोई व्यक्ति पर किसी तरह के जो है दबाव नहीं डाला जा सकता है, परंतु यह भी आवश्यक है कि उसका निर्माण अन्य व्यक्तियों के हितों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यानी आप स्वतंत्र हो अपने कार्य करने के लिए, लेकिन ये कार्य आपको किसी दूसरे के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे के विरुद्ध होता है तो ये कलकत्ता से सही नहीं होगा। दुखी में कहना है कि हमारा समाज श्रम विभाजन पर
पर आधारित है और ऐसे समाज में व्यक्ति एवं व्यक्तिवाद को मान्यता दी जाती है। परंतु ऐसी सामाजिक व्यवस्था में निरंकुश व्यक्तियों पर जो है समाज के दबाव द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाता है ताकि समाज में निरंकुश व्यक्ति अराजकता न फैला सके। तो ये बात तो भी साफ कहा गया है कि देखिए, काम तो आप कीजिए लेकिन अपने रूल रेगुलेशन में रह के कीजिए। आपका काम ऐसा न हो कि समाज के अहित के लिए हो और जो इसमें जो है गैर असामाजिक तत्व अपना जो है फायदा उठा ले और आपका जो है गलत नैतिकता का फायदा उठा ले और आपके देश के लिए वो जो है एक संकट उत्पन्न कर दे। तो इस बात पे जो है बहुत ध्यान देना है, इस नैतिक मॉरल प्रेशर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके पश्चात हमारा है एकता की भावना। देखिए, एकता की भावना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। क्यों? क्योंकि श्रम विभाजन से व्यक्तियों के मध्य विभिन्नता उत्पन्न होती है, परंतु श्रम विभाजन लोगों में सहयोग, स्वयं अनुशासन एवं आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करता है। इससे समाज में कार्यात्मक संबंध उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार श्रम विभाजन विभिन्नता के साथ साथ एकता को जन्म देती है। श्रम विभाजन से हम विभिन्नता में भी एकता देख सकते हैं। देखिए, श्रम विभाजन होने की वजह से जो है कई व्यक्ति जो है एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे में एकता की भावना उत्पन्न होती है। तो श्रम विभाजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है समाज को एक रूप देने के लिए। ठीक है, उसके बाद है हमारा विशेषीकरण एवं प्रतियोगिता। देखिए, स्पेशलाइजेशन एंड कॉम्पिटिशंस भी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं श्रम विभाजन के कारण आजकल लोग कुछ विशेष कार्य में क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। तो बात तो सही है, सब कॉम्पिटिशन की वजह से ही होता है। आज हर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, हर कोई जो है कॉलेज स्कूल जाता है क्योंकि उसको इंजीनियर बनना है। पहले के समय में तो लोग थोड़ा सीख लेते थे, कहते थे कि मैं ही सब कुछ सक्षम हूँ करने में। यह क्षमता उन्हें विशेष परिस्थिति प्रदान करती है। इस प्रकार उन्हें कुछ निश्चित कार्य में कुशलता एवं विशेषीकरण प्राप्त हो जाता है। यह जो है विशेषीकरण निरंतर उन्नति यानी प्रगति में सहायक होता है। उन्नति के साथ साथ समाज में जो है प्रतियोगिता भी उत्पन्न होती है। इसे विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का आरंभ होता है जिनके लिए लोग में प्रतियोगिता होती है। यह प्रतियोगिता भी प्रगति में सहायक होती है क्योंकि इसके फलस्वरूप ही नए नए आविष्कार भी किए जाते हैं। कहते हैं प्रतियोगिता रहती है तभी नए नए जो आविष्कार भी होता है, नए नए चीज की खोज भी होती है जो समाज की उन्नति और विकास के मार्ग की तरफ मोड़ देती है। यानी इससे क्या होता है, समाज एक नए मोड़ पे चल देती है। इसके अतिरिक्त श्रम विभाजन व्यक्तियों के विकास में भाग डालता है क्योंकि इसमें समाज में एक व्यक्ति का महत्व बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए अगर एक व्यक्ति ने अच्छे प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो समाज जो है उसको अच्छे नजरिए से देखेगा, उसका ही महत्व बढ़ जाएगा और उसका दबदबा भी बढ़ जाएगा। आपने पुराने फिल्म में देखा ही होगा, पुराने फिल्म में देखते हो कि कोई व्यक्ति अगर शहर से आता है गांव में तो उसका सब सम्मान करते हैं, सब उसका रिस्पेक्ट करते हैं, कहते हैं भाई विदेश से आया है, बड़ी सम्मान दिखाते हैं। और उसने कुछ अच्छा ज्ञान भी प्राप्त करके आया है, उसके पास इस चीज की स्किल है, और मान लीजिए वो स्किल आपके भी पास होगा तो आपका भी उतना ही सम्मान होगा। तो कहते हैं इससे क्या होगा, व्यक्तियों को सभी को एक दर्जा मिल जाएगा समाज में, क्योंकि आप किसी को गलत नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसके पास भी कुछ विशेष ज्ञान है, उसके पास भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, जो आपके पास है। आपने इस चीज के ज्ञान प्राप्त किया तो उसने उस चीज के ज्ञान प्राप्त किया है, तो आपको इस चीज तो आप करने में सक्षम हो पर दूसरे काम करने में सक्षम नहीं हो, तो आप उसके पास आपको जाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है भाईचारे की भावना भी उत्पन्न होता है और एक दूसरे के प्रति जो है आदर सम्मान भी उत्पन्न होता है, जो समाज को उन्नति और विकास के मार्ग की तरफ मोड़ देता है। तभी जो है समाज आगे बढ़ता है। कहते हैं हमारे देश में तो एक बात रहती है हमेशा, जो सच भी है, कि हम एक दूसरे के जो कदर नहीं करते हैं, उनकी जो कैपेबिलिटी होती है, उनके जो योग्यता होती है, उनका हम जो सम्मान नहीं करते हैं। और सम्मान कौन करता है? विदेश वाले करते हैं और यहाँ से उठा के उसको लेके चले जाते हैं। यहाँ कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है जो आविष्कार करता है और सरकार को दिखाता है कि भाई हमने इतना अच्छा आविष्कार किया है, लेकिन सरकार उसकी मान्यता देती नहीं, उसको जो है गुण को समझती नहीं है, और विदेश वाले देखते हैं कि भाई अच्छा किया है तो उसको फटाक से जो है अपने देश बुला लेते हैं। तो यही तो बात हमारी देश की बुराई है। लोग बेशक सरकार ये कहती है कि हम योग्य व्यक्ति को हम मौका देते हैं, लेकिन मौका अगर देते तो विदेश में वो नहीं जाते। अगर अपने देश के युवाओं पे आपको गर्व है तो ये युवा देश अपने देश के लिए नहीं कर रहे हैं, विदेश के देशों के लिए कर रहे हैं और दूसरे देश को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, और हमारा देश जो है अभी अविकसित ही रह जाती है। इसके अतिरिक्त श्रम विभाजन व्यक्ति के विकास में भाग डालता है क्योंकि इसमें जो है समाज में एक व्यक्ति का महत्व बढ़ जाता है जो कि विस्तृत कार्य में लगा होता है। इसमें जो व्यक्तिवाद का विकास होता है, तो ऐसा हमें व्यक्तिवाद को विकास नहीं करना है। इसलिए समाज में कुछ नए नियम की स्थापना हुई है। आरंभिक समाज में एकता कठोर कानून द्वारा उत्पन्न की जाती थी। उस समय जो कुछ समाज की इच्छा के विरुद्ध होता था उसे कठोरता से दबा दिया जाता था, परंतु श्रम विभाजन का रंग होने से लोगों को कुछ करने के लिए कठोर कानून द्वारा विवश नहीं किया जाता है।
आज हर व्यक्ति जो है बहुत ही सरलता से उस चीज को कर रहा है और अपनी जो है विशेष योगदान भी दे रहा है। उसके पश्चात हमारा श्रम विभाजन का स्वरूप देखिए। दुर्खिम का विचार है कि श्रम विभाजन का स्वरूप परिवर्तनशील है, जो बढ़ती जनसंख्या के परिणाम स्वरूप होने वाले सामाजिक परिवर्तन का परिणाम है। कहते जनसंख्या की घनत्व बढ़ने के समाज में जो है सामाजिक प्रतियोगिता और औद्योगिक विकास भी बढ़ गया है। तो दुर्खिम ने ये स्वयं ही संबंध में कहा था, डिवीजन ऑफ द लेबर वेरियस इन द डायरेक्ट रिलेशन विद देयर वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ सोसाइटी एंड इट इज अ progress in a continuous manner in the course of social development. It is because of societies become regularly denser and generally more vulnerable. तो ये तो साफ शब्दों में बात बोला गया कि श्रम विभाजन एक परिवर्तनशील स्वरूप समाज के रोमांचक रूप के पैथोलॉजिक फॉर्म से भी अभिव्यक्त होता है। दुर्खिम ने कहा है कि जो श्रम विभाजन और स्वास्थ्यवर्धक भी है, जिसका परिणाम समाज विघटन में भी निकलता है। वर्ण संघर्ष और वर्करोग एवं पूंजीपतियों के मध्य संघर्ष भी श्रम विभाजन के परिणाम है। श्रम विभाजन विभिन्न वर्गों के एक साथ रखने में भी असफल रहता है, फिर भी श्रम विभाजन भी चलता रहता है। यानी कह सकते हो कि परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि सारे चीजों का आप निष्कर्ष चाहो तो ये बात बिल्कुल ही रख सकते हो कि दुर्खिम ने जो है श्रम विभाजन थ्योरी के रूप में है समाज विज्ञान को एक नई दिशा प्रदान किया है। यद्यपि इसमें कुछ कमियां और कमजोरी भी पाई गई है। दुर्खिम के श्रम विभाजन के जीव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जनसंख्या के कारक और कारण विश्लेषण और परिभाषित भी किया है, परंतु वह इसे अच्छी तरह विश्लेषित और परिभाषित करने में थोड़ा निर्बल दिखाई जरूर देता है। दुर्खिम ने कहा है कि but he was the presented their factual and the relative analysis of the influence of the division of labor on society and the social development. यानी श्रम विभाजन के साथ साथ व्यक्तिवाद का विकास करता है और इसके विभिन्नता में एकता दिखाई देती है। यह समाज को सहयोगी, अनुशासित और आत्मनिर्भर बनाती है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान श्री सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।